ગયા વર્ષમાં એફઆઈઆઈ 12માંથી 8 મહિના નેટ સેલર રહ્યું, 4 મહિના જે બાયર હતું એમાં બી બહુ સિગ્નિફિકન્ટ નહોતું. એવી રીતે 2023થી જુઓ તો બી ઓલમોસ્ટ આઉટ ઓફ 36 મંથ 21-22 મંથ્સ वर नेट सेलर. तो व्हाट आर दे सिग्नलिंग? गुजरात में जब भी मिलो ना तो इन्वेस्टर यही बोलता है આપણે લોંગ ટર્મ જ કરવાનું, શોર્ટ ટर्म की बात ही नहीं करते यहाँ पे. वो इक्विटी माने, उसको बोलेंगे ना कि यार 8% का बॉन्ड मिल रहा है ना, 8% बॉन्ड में नहीं, वो हालांकि एफडी करता है. सी आप समझो, गोल्ड जो है वो खुली आंखों से लोग ले रहे हैं. બધા લોકો ગોલ્ડ શું કામ લે છે? બધાને ખબર છે કે પ્રેશિયસ મેટલ છે અને ખાલી જ્વેલરીમાં અને સ્ટોર કરવામાં યુઝ થશે, બીજું કોઈ નથી. સિલ્વરમાં અત્યારે તો ઊંધું કહેવાય ને, તમે બધા લોકો કહે છે કે ભાઈ પ્રેશિયસ મેટલ તરીકે આપણે એને રાખીએ સાચવીને, અને પછી જસ્ટિફાઈ કરે છે કે ભાઈ એનો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુઝ બી છે. તો ભાઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિમાન્ડ ક્યારેક ઘટે તો कोई इकोनॉमी में एक्सटर्नल डेट बहुत बड़े पैमाने पे हो, उनको ये सब ग्लोबल क्रॉस करेंसी फ्लोज ज्यादा इम्पैक्ट करता है. इंडिया में उसका बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, बिकॉज हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है और इंडियन क्रेडिट सिस्टम उतना परिपक्व है कि हम उनको क्रेडिट ग्रोथ सेटिस्फाई कर सके. बाहर से लोन लेने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी न पहले थी न आगे होगी. जियोपॉलिटिकल रिस्क हमने बहुत सारी न्यूज़ ये साल में देख ली. 2025 में ट्रम्प साहब ने टैरिफ ला दिए, अभी मैक्सिको की बाकी था, मैक्सिको ने भी बोल दिया कि 50% लग जाएगा, जापान कुछ और कर रहा है. तो ग्लोबल ट्रेड का एक मैंने स्टैटिस्टिक देखा था कि ग्लोबल ट्रेड का जो ग्रोथ है वो ये साल में और प्रोजेक्शंस कम है. तो ईयर 2026 में आपके हिसाब से कौन सा एक जियोपॉलिटिकल रिस्क है जो मार्केट्स को ग्लोबली शेप करेगा और इवन इंडियन मार्केट को भी कैसे इम्पैक्ट करेगा? सी एक्चुअली ऐसे समय में ये देखिए आपकी भाई जो भी देश है जो ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक है, ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग है, जिसके बाहर के वातावरण से आयात निर्यात के कनेक्शन थोड़े कम है, वो एक रिलेटिवली बेटर पोजीशन है. मतलब देखिए जियोपॉलिटिकल सिनारियो से कोई भी पूरी तरीके से तो नहीं बच सकता है, लेकिन शेयर बाज़ार के नज़रिए से अगर आप देखो तो सब कुछ रिलेटिव कंपैरिजन में चलता है. तो कौन ज़्यादा एक्सपोज्ड है और कौन कम एक्सपोज्ड है वो मैटर करता है. ओके. सो अगर आप देखें तो इंडिया का दो चीज़ें हैं. एक तो ये है कि भाई 60 से 65% जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड है. सेकेंड थिंग, पूरी दुनिया भर में जो हम लोगों का आयात निर्यात है उसमें सबसे बड़ा चीज़ तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है और सर्विसेज है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है. तीसरा चीज़ है कि भाई दुनिया भर के जो बैक ऑफिस है, ग्लोबल कैप्टिव सेंटर जिसको हम बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है. चौथा चीज़ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो मैन पावर एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ओवर से साल में 100 बिलियन से ज़्यादा तो हम लोगों को रेमिटेंस आता है. सो क्या है कि वी आर नॉट एग्जैक्टली चाइना, वी आर नॉट एग्जैक्टली वियतनाम और मैक्सिको, राइट. सो रिलेटिवली वी आर, मतलब सेफ तो नहीं बोल सकते, बट रिलेटिवली हमारे पे कम मार पड़ेगा. सेकेंड थिंग आप देखिए, जैसे अभी हमारे पे बहुत टैरिफ लगा है, तो उसमें कोई पॉजिटिव कुछ नहीं है, नेगेटिव ही है. लेकिन जब से 50% टैरिफ लगा है उसका असर आप देखिए श्रिम्प्स और सी फूड एक्सपोर्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, और जेम्स एंड ज्वेलरी पे ज़्यादा इम्पैक्ट एक्चुअली लैब ग्रोन डायमंड और वो सब का ज़्यादा है. एक्चुअल इम्पैक्ट ये सब का भी अलग है. फिर टेक्सटाइल्स, थोड़ा बहुत ऑटो एंसिलरीज, राइट, ये सब चीज़ों पे है. लेकिन ओवरऑल अगर आप अपना मार्केट देखें तो पिछले साल के मुकाबले जीडीपी ग्रो हुआ है. सी इंडिया का ख़राब टाइम, मतलब रिलेटिवली ख़राब टाइम 2024 में हमारे यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत टाइट थी, इंटरेस्ट रेट्स हाई थे, गवर्नमेंट इलेक्शन में मसरूफ़ थी. ये सब चीज़ों की वजह से जीडीपी स्लो हुआ. इस साल जब पूरे दुनिया भर में ये सर्कस चल रहा है और हमारे पे भी टैरिफ लगा, तो एक्चुअली तो हमारा जीडीपी ग्रोथ 7% के ऊपर गया है. कंपनियों का अर्निंग ग्रोथ जो लास्ट ईयर 2024 में कंपनियों का अर्निंग ग्रोथ जो बहुत ख़राब था, वो ये साल तो 9-10% अर्निंग ग्रोथ बढ़ रहा है. बैंकों का क्रेडिट ऑफटेक बढ़ रहा है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पॉइंट क्या है कि हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है ना, वो बाहर के चीज़ों से कम इन्फ्लुएंस्ड है
लोकल चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, अभी जियोपॉलिटिकल रिस्क जैसा आपने बताया, जब ट्रम्प साहब का चुनाव हुआ तब हम लोग को इतना तो अंदाजा था कि अमेरिका फर्स्ट, बाकी सब गए भाड़ में, ये इतना अंदाजा था हमको। तब अगर हम लोग जियोपॉलिटिकल रिस्क का पूरा विश्लेषण करते तो कुछ फ़ायदा शायद होता। अब तो क्या है, अब तो हर कोई अगला जियोपॉलिटिकल रिस्क ढूंढने में लगा हुआ है। तो जहाँ पे आप रिस्क ढूंढते हैं ना, वहाँ पे रिस्क नहीं मिलता है। अगर रिस्क होएगा तो, और लास्ट थिंग आई विल टेल यू, नाउ द बिगर रिस्क इज फॉर मिस्टर ट्रम्प एंड फॉर अमेरिका। वाई? क्योंकि अब उनका मिड टर्म इलेक्शन आएगा, यहाँ पे सब लोग अमेरिका से कनेक्टेड है। आप इनको पूछो वहाँ पे क्या सिचुएशन है, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से जॉब्स की इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, किस तरीके से एआई के अलावा उनके मार्केट में और आर्थिक व्यवस्था में एआई के अलावा किसी चीज़ का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो आगे जाके क्या होगा अपने को नहीं पता, बट आई थिंक दिस ईयर पीपल विल वॉच कि भाई अमेरिका में क्या हो रहा है, और अमेरिका दुनिया पे क्या कर रहा है वो तो दिख रहा है, अभी अमेरिका में क्या होएगा वो अपने को देखना है। एंड आई थिंक रिलेटिवली वी आर, जैसा मैंने पहले भी बताया कि एकदम निश्चिंत होकर सो जाओ ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, रिलेटिवली वी आर इन बेटर सिचुएशन। क्योंकि मैंने आपको डेटा के साथ बताया कि भाई ये टैरिफ वगैरह आया, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट तो हमारा डोमेस्टिक ज़्यादा। सो सर आपने बताया कि रिस्क, जियोपॉलिटिकल रिस्क तो है ही, ठीक है, तो वो रिस्क से आप बच नहीं सकते, बट आप यू कैन बी प्रिपेयर्ड, राइट, यू कैन बी प्रिपेयर्ड। एक मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट पढ़ा था, एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक रेसलर था, वो रेसलर ऐसा था कि ही वुड ऑलवेज चैलेंज पीपल कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, आप आके मुझे मुक्का मारो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, राइट। सो मॉर्गन हाउसेल सेज रिस्क इज़ समथिंग विच यू डोंट सी। तो एक बार एक कॉलेज में प्रोग्राम था, तो कॉलेज में वो गया और कॉलेज में रेसलिंग चालू हुआ, कंपटीशन जीत गया, और उसके बाद स्टूडेंट्स थे कुछ उसको सराउंड होकर डिस्कशन कर रहे थे, एंड सडनली वन स्टूडेंट केम एंड उसको मुक्का मार दिया। सो एट दैट टाइम ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, सो उसके इंटरनल ऑर्गन्स बहुत डैमेज हुए एंड विद इन 10 days ही डाइड। बट जब वो चैलेंज लोगों को करता था तो ही वॉज प्रिपेयर्ड, उसके मसल टाइट करके मुक्का खाने के लिए रेडी होता था। तो आई थिंक इंडियन इकोनॉमी के लिए भी ये है कि अगर कोई मुक्का आए तो हमको प्रिपेयर्ड रहना है। परफेक्ट है सर, यू आर बैंग ऑन। सिमिलर एक कनेक्टेड क्वेश्चन सर आपको भी है समीर जी, कि जैसे गुजरात में ना अहमदाबाद में माणिक चौक करके एक एरिया है, वहाँ पे ज्वेलर्स बहुत सारे हैं, जैसे इंदौर में भी सराफा बाजार है। वहाँ पे आज से 10 साल पहले आप जाते ना तो चांदी की ब्रिक्स लोग मजदूर या वर्कर्स ऐसे ही हाथ में लेके जाते थे, आज उसको भी वैन में लेके जाना पड़ता है। तो मतलब चांदी आज इतनी प्रेशियस हो गई है। तो एक तो चांदी का ये चीज़ है कि चाइना ने सप्लाई के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस ला दिए, तो अभी जो प्राइसिंग है सिल्वर का, इज इट अ टेम्पररी सप्लाई शॉक की वजह से है, या फिर चांदी का भी प्राइसिंग का रीप्राइसिंग हो गया है? मतलब हमको देखने मिलने वाला है चांदी वापस 1 लाख के आसपास, या रीप्राइसिंग हो गया है? वेल मीर जी, पहली चीज़ तो चांदी के ऊपर मैं टिप्पणी दूं उससे अच्छा सबसे बेस्ट, अगर किसी को चांदी के ऊपर किसी की समझ है तो हमारे भाईश्री हैं। ठीक है, लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा वो मैं एटलीस्ट उसका मैं आपको फैक्चुअल जवाब ये देता हूँ कि आज जो सोना चांदी में जो आपको बढ़ोतरी दिख रही है, हाँ, ये ऐसा नहीं है कि किसी को सडनली लगा कि अरे सोने का ये दाम बहुत सस्ता है या चांदी का ये दाम बहुत सस्ता है, क्योंकि लोगों के पास दुनिया भर में डॉलर हैं और लोगों के पास वो जो डॉलर जो उनके पास है उस पर अनिश्चितता ज़्यादा हो गई है। इसीलिए उनका रुझान एक ऐसी चीज़ के ऊपर अभी इस समय जा रहा है जो ना आप सैंक्शन कर सकते हैं, ना आप ज़्यादा प्रिंट कर सकते हैं, ना ही आप डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो इट इज सर्च फॉर अ सेफ न्यूट्रल एसेट दैट इज कॉजिंग द डिसप्रोपोर्शनेट प्राइस स्विंग इन दीज प्रेशियस मेटल्स। इट इज नॉट कि भाई किसी ने, देखिए आपको चांदी सोना आपको क्योंकि आपको दाम मालूम है इसीलिए आपको लगता है उसमें बहुत पैसे बने हैं। आपने टिन का दाम देखा है? नहीं। आपने प्लैटिनम का दाम देखा है? नहीं देखा है। एक्सेल शीट का कॉलम कम पड़ जाएगा भाई साहब। अच्छा, तो इसीलिए आपको ये समझना है कि
इट इज नॉट कि सडनली उसमें कोई वैल्यू आ गई है, इट इज क्योंकि लोगों के पास जो डॉलर उनके पास है उसकी स्थायिता या उसकी स्टेबिलिटी पे लोगों को थोड़ा प्रश्न चिन्ह आया है, हेंस दे आर सर्चिंग फॉर समथिंग दैट इज मोर सस्टेनेबल। इसीलिए ये सप्लाई शॉक्स जो हैं वो, अगर आप देखो कॉपर में सप्लाई शॉक्स आर एक्चुअली मोर सस्टेनेबल, क्योंकि कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसका आज दुनिया में ऐसा अनुमान है कि 5 साल बाद एक डेफिसिट आएगा, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे कि उसका जो माइनिंग का जो ओर कंटेंट या क्वालिटी है वो बहुत बड़े पैमाने पे गिरी है, और कॉपर माइन करने के लिए आपको बहुत एनर्जी लगती है, पानी लगता है, तो ये सब चीजें दे आर फार मोर प्रेवलेंट इन अदर मेटल्स देन गोल्ड एंड सिल्वर। क्योंकि पिछले साल खाली सोना चांदी का भाव बढ़ा है इसीलिए वो आज सुर्खियों में है, लेकिन इट इज नॉट कि दुनिया को लगता है कि उसमें कुछ वैल्यू आ गई है। दुनिया के पास जो डॉलर है उस पे क्योंकि उनको थोड़ा रिस्क लग रहा है इसीलिए वो सोना चांदी में जा रहे हैं। और ये जब जैसे ही अगर ट्रम्प साहब थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देंगे तो फिर जिसकी थोड़ा एक्सपेक्टेशन करना भी थोड़ा अपने आप में वेरी फार साइटेड है, बट द रिस्क परसेप्शन विल कम डाउन एंड आई थिंक दैट्स व्हेन यू विल फाइंड कि आप सोचो ना, सोना चांदी आपने एक अगर टुकड़ा लिया उसको अलमारी में रख दिया, 1 साल बाद आप निकालोगे ना वो वैसे का वैसे ही निकलेगा, उसमें कोई अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है, उसमें कोई यील्ड नहीं है, इट इज जस्ट दैट इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो जब पूरी दुनिया में डॉलर आज घूम रहे हैं और उस पर लोगों को डाउट आ रहा है, इसीलिए लोग वापस सोने चांदी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब ट्रम्प साहब के चलते लोगों को सब जो उनके पास है उस पर डाउट आ रहा है, वो तकलीफ है। आई थिंक फंडामेंटल्स के अलावा रिटेल में भी वो हर्ड मेंटालिटी चल रही है। आई थिंक कि सबको ऐसा लग रहा है कि हम लोग रह गए, फोमो आ रहा है, हमें भी गोल्ड या सिल्वर बाई करना है, वो रैली और सब वो फिगर्स भी आ रही है कि 5 लाख हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। तो शायद वो भी एक फैक्टर है कि जहाँ पे रिटेल भी हर्ड मेंटालिटी की वजह से आई थिंक बाइंग में बहुत है। आई थिंक फिजिकल बाइंग के लिए भी लोग आते हैं कि कॉपर का चाहिए। कल भी आई थिंक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब वो क्लैरिटी या प्योरिटी देखने नहीं जा रहे, मुझे यहाँ से ये प्राइस पे मिल रहा है मैं ले लूँ, मुझे यहाँ से ये प्राइस पे मिल रहा है मैं ले लूँ। सो आई थिंक वो भी एक चीज़ है जो प्राइस को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। सो फंडामेंटल्स एज ई सेड कि वो ऑलरेडी इम्पैक्टेड है, और वो शायद पॉलिटिक्स में जो अनसर्टनिटी है वो थोड़ा ईज होने के बावजूद आई थिंक थोड़ा ईज ऑफ होना चाहिए। सो लेट्स सी। सो सर, चांदी में तो एक और थियरी भी है कि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ रहा है, वो सेमीकंडक्टर्स में, मेडिकल डिवाइसेस में, फ़ोन्स में, तो वो थियरी कितनी स्ट्रांग है? या ऐसा होगा कि चांदी का रेट बढ़ता ही जाएगा तो फिर ये प्रोडक्ट्स का भी रेट बढ़ जाएगा, या कोई ऑल्टरनेटिव आएगा ऐसा? देखिए, जैसा प्रणव भाई ने बोला कि आज इन्वेस्टर के सोना चांदी को लेके एक सबसे बड़ा डाउट ये है उसकी मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे। तो जो रह गया ना उसको लगता है कि चलो इस समय इस गाड़ी में चढ़ जाओ। लेकिन हमने हमेशा ऐसा देखा है कि जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज अ मैटर ऑफ भेड़चाल या हर्ड मेंटालिटी की को मद्देनजर लेके रखते हैं ना, उसमें रिटर्न बनने की शक्यता थोड़ी अपने आप कम हो जाती है। तो हालांकि द प्रैक्टिकल यूजेज आपका सही है कि भाई द यूज केस इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ चांदी वर्सेस गोल्ड बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे एप्लीकेबल है, लेकिन चांदी का ऐसा कुछ नहीं है कि इट शुड बी 2.5 लाख या 5 लाख, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट थिंग टू माइन। इट इज नॉट कि इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी, बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नेचुरल डिमांड सप्लाई कि अगर किसी चीज का आपको रियलाइजेशन मिलेगा तो उसके पीछे फिर एक्सप्लोरेशन भी बढ़ जाएगा। तो आज आई थिंक फॉर अस टू थिंक कि चांदी जो आज 2.25 की है वो अगले साल में 5 लाख की हो जाएगी, तो भाई साहब फिर तो 5 क्यों, फिर तो कोई भी नंबर फेंको ना, 10, 15 कुछ भी हो सकता है। सो वही एफओमो एक फैक्टर है। जस्ट ऐड 2 more things। जो लोग बोलते हैं ना इंडस्ट्रियल यूज़ है, एक्चुअली इंडस्ट्रियल यूज़ है उससे वॉलेटिलिटी बढ़ती है। सी आप समझो, गोल्ड जो है वो खुली आंखों से लोग ले रहे हैं, બધા લોકો ગોલ્ડ શું કામ લે છે? બધાને ખબર છે કે પ્રેશિયસ મેટલ છે અને ખાલી જ્વેલરીમાં અને સ્ટોર કરવામાં યુઝ થશે, બીજું કોઈ નથી। સિલ્વરમાં અત્યારે તો ઊંધું કહેવાય ને, તમે બધા લોકો કહે છે કે ભાઈ પ્રેશિયસ મેટલ તરીકે આપણે એને રાખીએ સાચવીને, અને પછી જસ્ટિફાય કરે છે કે ભાઈ એનો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુઝ બી છે।
તો ભાઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિમાન્ડ ક્યારેક ઘટે તો એમાં બીજું સર્કસ ચાલુ થઈ જાય ને પછી. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિમાન્ડ છે એનાથી એની વોલેટિલિટી વધે છે. ઇટ ડઝન્ટ બીકમ અ બેટર સ્ટોર ઓફ વેલ્યુ. લાસ્ટ થિંગ, આપણે જ્યારે રિટર્નની વાત કરીએ છીએ કે ભાવ વધવાની વાત કરીએ છીએ તો તમે એ બી જુઓ, તમને 2-3 કમ્પેરિઝન આપું. શેર બજારમાં સૌથી ખરાબમાં ખરાબ ભાવ જ્યારે પડ્યા 2008 જાન્યુઆરીથી 2009 માર્ચ, 60% શેરના ભાવ ગગડી પડ્યા. ઇન્ડેક્સ 60% ડાઉન. તો જ્યારે શેરના ભાવ 60% પડ્યા ને તો રિકવરીમાં 19 મહિના લાગ્યા, ખાલી 19 months. તમને ખબર છે ચાંદીનો ભાવ જ્યારે પડ્યો ને સૌથી વધુમાં વધુ માર્ચ 2000 સુધી વધુમાં વધુ પડ્યો, 54 મહિના લાગ્યા પાછું રિકવર થતા, 54 months. અને ગોલ્ડનો જ્યારે સૌથી વધુમાં વધુ ભાવ પડ્યો ને તો 3.5 વર્ષ લાગેલા રિકવર કરતા. એટલે આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ભાઈ જ્યારે બધા લોકો આ લે છે તો જેમ સમીરભાઈએ કીધું એમાંથી કંઈ અર્નિંગ પર શેર નથી આવવાનું. બરાબર. ઇક્વિટીમાં તમે ઇક્વિટી પકડી રાખો તો છેવટે એમાં કંઈક તો અર્નિંગ પર શેર આવે ને, રાઈટ. આજે 25,000 રૂપિયામાં તમે નિફ્ટી લ્યો તો આપણને ખબર છે કે નિફ્ટીનું અર્નિંગ પર શેર 1150 જેવું છે અને 1 વર્ષ પછીનું અનુમાન 1270 છે. એટલે તમને ખબર છે કે ભાઈ તમે 20 ટાઈમમાં લીધું છે. પણ સિલ્વર અને ગોલ્ડમાં અર્નિંગ પર શેર નામની કોઈ ચીજ નથી, ખાલી સપ્લાય ડિમાન્ડ છે. ભાવ પડે ને ભૂલે ચૂકે તો વર્ષો નીકળી જાય છે પાછો. એટલે જો સોના ચાંદી હોય તો રાખી મૂકો, ઠીક છે, પણ તમે એકદમ એની પાછળ પડી જાઓ તો નુકસાન બી થઈ શકે. ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ આમાં કામ નહીં લાગે. હા, મતલબ ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ વિલ બીકમ જોય ઓફ મિસિંગ આઉટ. सो फियर ऑफ मिसिंग आउट पर भी भाई बस एक कोट है कि लालच की लौ जब तेज हुई समझ का दिया बुझ सा गया. आशीष जी, एक क्वेश्चन सर आपसे एक स्पेसिफिक है, जैसे यूएस का रेट पॉलिसी एंड चाइना में भी अभी थोड़ा स्लो डाउन भी है, ये दोनों फैक्टर्स क्या इंडियन ट्रेजेक्टरी को शेप अप करने में कितना रोल परफॉर्म कर सकते हैं ईयर 2026 आने वाले साल में? सी यूएस को तो चाहिए कि भाई, अगर आप देखिए अभी ऐसा माहौल आ गया है कि जो यूएस के फेडरल रिजर्व के गवर्नर है, तो जब वो नया बिल्डिंग और नया ऑफिस बना रहा है तो उसमें कुछ काम चल रहा होगा. तो जो यूएस का एफबीआई है, एफबीआई के द्वारा फेडरल रिजर्व के गवर्नर के ऊपर केस कर दिया है. केस कर दिया कि भाई तुम ये जो बिल्डिंग बना रहे हो इसमें कुछ गड़बड़ है. तो फेडरल रिजर्व का जो गवर्नर है, जैसे अपने आरबीआई गवर्नर है वैसे वहाँ पे फेडरल रिजर्व के गवर्नर है. तो फेडरल रिजर्व के गवर्नर ने टीवी पे आके क्या भाषण दिया, क्या बयान दिया मालूम है કે ભાઈ હું ટ્રમ્પ સાહેબને એમ જોઈએ છે કે હું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટાડું અને હું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટાડતો નથી, હું એમના કયામાં નથી એટલે મારી પર કેસ ઠોક્યો છે, એફબીઆઈને લગાડ્યો છે, રાઈટ. એટલે કહેવાની શું વાત છે કે અમેરિકામાં એ લોકોને એવું જોઈએ છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ નીચે જાય અને ત્યાં એકચ્યુઅલી આ ટેરિફથી એકચ્યુઅલી તો ત્યાં મોંઘવારી વધે છે. એટલે લોજિકની વાત શું છે કે ભાઈ જો મોંઘવારી વધતી હોય છતાંય જે પ્રેસિડેન્ટ છે કે અમેરિકાની જે સિસ્ટમ છે, મોંઘવારી વધવા છતાં એ લોકો શું કામ ઇન્ટરેસ્ટ રેટને જબરદસ્તી ઘટાડવાની વાત કરે છે? કારણ કે અમેરિકાની ઉપર દુનિયાભરનો કર્જો છે. જો મોંઘવારી વધતી જાય છતાંય તમે વ્યાજના દર નીચે કરો, એનો શું મતલબ છે કે ભાઈ વ્યાજથી મોંઘવારી પણ નથી છૂટતી, કરેક્ટ, કંટ્રોલ નથી થતી. તો આવું થાય તો નુકસાન કોનું છે? જેને લોન આપેલી છે કે જે અમેરિકાના બોન્ડ પકડીને બેઠા છે એ લોકોનું નુકસાન થાય ને. બરાબર. કારણ કે જો મોંઘવારી વધે અને इंटरेस्ट रेट नीचे हो, मतलब कि भाई महंगाई बढ़ रही है और तू मेरे को ब्याज भी कम दे रहा है, तो महंगाई बढ़ने के बावजूद अगर ब्याज कम मिल रहा है तो नुकसान तो देनदार का है ना, लेनदार का है नुकसान, क्योंकि जो बॉन्ड पकड़ के बैठा है उसको इंटरेस्ट रेट कम मिलने वाला है और महंगाई ज़्यादा है. तो अपना जो कर्जा कम करने का ये एक तरीका है कि इन्फ्लेशन को इतना बढ़ाओ कि कर्जे की कीमत ही गिर जाए, वैल्यू गिर जाए उसकी, राइट. क्योंकि अमेरिका ने दुनिया को क्या बोला है, मैं तुमको $100 देगा, उसने ये नहीं बोला है कि मैं $100 तुम्हारे करेंसी में देगा तुमको, राइट. मैं तुमको $100 देगा लेकिन $100 का वैल्यू ही गिर जाएगा तो ले $100, क्या प्रॉब्लम है. सो दैट इज बीइंग डन. सो अमेरिका को तो चाहिए कि भाई ब्याज दर नीचे रहे. सेकेंड थिंग इज दैट
अमेरिका इकोनॉमी जैसा पहले भी हमने बताया, आगे जाके कैसे होएगा मेरे को नहीं पता है, बट फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्लो हो रहा है। और चाइना में भी आप देखिए तो रियल एस्टेट, एनपीए, चाइना भी पूरा जोर लगा के खाली एक्सपोर्ट पे लगा हुआ है। अमेरिका में नहीं तो अफ्रीका में करो, अफ्रीका में नहीं तो यूरोप में करो, एक्सपोर्ट पे लगा हुआ है। बट लोकल इकोनॉमी तो वो लोग का भी, और चाइना का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है ग्लोबल इकोनॉमी को। तो यूएस इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी अगर स्लो है, चाइना खुद का इकोनॉमी स्लो है, तो उन लोगों के ऊपर थोड़ा प्रेशर होगा। और दुनिया भर के जो निवेशक हैं उनको अगर शेयर बाजार में निवेश करना है, तो जैसा पहले भी मैंने बताया कि जो डोमेस्टिक और कंज्यूमर ड्रिवन है और जिसका बाहर के दुनिया से लेन देन ज़ीरो तो नहीं है बट रिलेटिवली थोड़ा कम है, उसको इन्वेस्टमेंट लाने में આસાની, મતલબ ઇન્ડિયામાં રોકાણ લાવવું થોડુંક વધારે ઇઝી થશે જો બહારનું બધું ઠંડુ પડે તો, કરેક્ટ। અને ત્રીજી ચીજ એ થશે કે આપણે ત્યાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઓછું રહેશે, જે આપણા માટે બહુ સારું છે। આજની તારીખમાં તમે જો હોમ લોનના રેટ 7.5% થઈ ગયા અહીંયા, રાઈટ। આજે તમે જો ભૂલે ચૂકે કે કોઈક બેંકમાં તમે ભૂલથી બી ઇન્ક્વાયરી કરી ને કે તમારા ગાડીના લોનનું રેટ કેટલું છે કે હોમ લોનનું રેટ કેટલું છે, તો તમારે ઘરે પહોંચી જશે કે સમ ખાવા તમને મારી પાસેથી જ લેજો તમે, રાઈટ। તો આપણે ત્યાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઇઝ લો બિકોઝ બહારના રેટની ઉપર અને બહારની આર્થિક વ્યવસ્થા પર બી આપણા માટે બહાર જો બહુ તેજી ચાલતી હોય ને તો આપણા માટે મુશ્કેલ છે। બહાર બહુ તેજી હોય તો એક્સપોર્ટરને માટે ફાયદો છે, પણ બહાર જો બહુ તેજી હોય ને તો ડોમેસ્ટિક ગ્રોથ માટે તકલીફ થાય છે, કારણ કે બહારની તેજીથી મોંઘવારી વધે, કમોડિટીના ભાવ વધે, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે, એટલે લોકલી પ્રેશર બને। પણ જો બહાર થોડું ઠંડુ થાય તો એક્સપોર્ટમાં તકલીફ થાય, એ સાચી વાત છે, પણ આપણે ત્યાં એક્સપોર્ટ 20% છે, બાકી બધું 80% છે, રાઈટ। એટલે જો બહાર બધું ઠંડુ થાય ને તો અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ રેટ નીચે આવે, લિક્વિડિટી વધે, ગવર્મેન્ટ બી નો, સો ઇટ્સ નોટ નેસેસરીલી બેડ સિચ્યુએશન એકચ્યુઅલી ફોર અસ, કરેક્ટ। સો આઈ થિંક તમે એક ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પોલિસીની આપણે વાત થઈ, હવે એમાં એક ત્રીજો પ્લેયર છે પાછો ઇન્ટરેસ્ટ રેટને લઈને, એ છે જાપાન। સો એણે પણ વ્યાજના દર વધારવાનું ચાલુ કર્યું, અને હવે પાછું લોકોને એવું રિસ્ક છે કે યાર વર્લ્ડ ઓવર એમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ્યાં હતા ત્યાંથી ખેંચીને પાછા જાપાન લઈ જશે, તો પાછું રિડમ્પશન પ્રેશર ગ્લોબલી આવશે। તો આ ખરેખર રિસ્ક છે 2026માં, આનું પણ કંઈક પાછું આવવાનું છે કે પછી એટલું મોટું રિસ્ક ઇન્ડિયા માટે નથી? ઇન્ડિયા માટે અગેન રિલેટિવલી ઇટ્સ અ લેસર રિસ્ક because we are not exposed to that. Okay. It is more risk for US and all those. आई थिंक वो मेन पॉइंट वही है कि बिकॉज जो बॉन्ड यील्ड्स उनके नेगेटिव से अभी पॉजिटिव आ चुके हैं, सो मोर ऑफ द मनी इज गेटिंग आउट फ्रॉम डॉलर्स ऑल्सो एंड गोइंग बैक टू जापान। सो विल दैट बी अ थ्रेट फॉर इमर्जिंग मार्केट्स, इकोनॉमीज, और पैसा भी इजीली नहीं मिलेगा, वो पॉइंट से आएगा जापान? Less threat, at least according to me, Samir can add, less threat for us according to me, less threat for emerging markets, more threat for US. Okay. Yeah, Samir sir. एज आशीष सेड कि आपको ये देखना है, डॉलर प्रिंट होता है यूएस में, पूरे दुनिया भर वो वहाँ से लोग उसको फिर प्ले करते हैं, और उसके लिए सबसे इजी करेंसी थी येन, बिकॉज येन वॉज द लोएस्ट यील्डिंग करेंसी। उसका ब्याज दर ऑलमोस्ट जीरो था कई सालों तक। तो जो रुपया यूएस प्रिंट करता था, मैं उसको येन में कन्वर्ट करके फिर उसको लेवरेज लेता था, 5 गुना 10 गुना, इसको कैरी ट्रेड बोलते थे। करेक्ट। अब जब येन का दाम, अगर आप येन देखो, आज येन वर्सेस यूएस डॉलर इज 158, विच इज रीजनेबली लो, मतलब इससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, करीब 100 भी किसी जमाने में था, हाल फिलहाल में अभी 158 गया है। लेकिन अब वहां पे अगर ग्रोथ आएगी, देन दैट येन इन्वेस्टर विल वांट हिज मनी टू कम बैक टू जापान। तो दैट मीन्स द कैरी ट्रेड जो अभी दुनिया में चल रहा है वो अनवाइंड होगा, तो डॉलर की लैंडेड कॉस्ट इन एनी अदर करेंसी ऊपर जाएगी, विच यूएस डजंट वांट, क्योंकि यूएस चाहता है कि डॉलर ही दुनिया में उसका वर्चस्व रहेगा। लेकिन अगर येन की वजह से उसकी फंडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसकी अट्रैक्टिवनेस कम हो जाएगी। इसीलिए यूएस वांट्स अ वीक डॉलर एंड अ नॉट सो स्ट्रॉन्ग येन। लेकिन अगर जापान में ये ग्रोथ आएगी, सो देयरफॉर दैट विल इंपैक्ट एडवर्सली। सेकंड, इंडिया को इसका बहुत ज्यादा तकलीफ इसी नहीं पड़ेगी बिकॉज हमारी एक्सटर्नल डेट उतनी ज्यादा नहीं है। ओके। तो इसीलिए अगर कोई करेंसी या कोई इकोनॉमी में एक्सटर्नल डेट बहुत बड़े पैमाने पे हो, उनको ये सब ग्लोबल क्रॉस करेंसी फ्लोज ज्यादा इंपैक्ट करता है।
इंडिया में उसका बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, बिकॉज ये जैसा आशीष ने बोला हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है और इंडियन क्रेडिट सिस्टम उतना परिपक्व है कि हम उनको क्रेडिट ग्रोथ सेटिस्फाई कर सकें। हमको बाहर का रुपया या बाहर से लोन लेने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी न पहले थी ना आगे होगी। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू सर। सो सर अभी करेंसी में ही हम लोग आगे बढ़े तो रूपी का डिप्रिसिएशन काफ़ी हुआ है। लास्ट ईयर वाज ऑलमोस्ट 4.78%, राइट? तो फ्रॉम अ वंस अगेन पोर्टफोलियो मैनेजर्स एंगल, आपके पोर्टफोलियो में क्या आप देखते हैं कि भाई सिंस रुपी 90 हो गया तो हमारे जो होल्डिंग्स हैं उसमें एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज का हम लोग होल्डिंग बढ़ाए या इंपोर्ट वाली कंपनीज को कम करें क्योंकि उनको रिस्क ज़्यादा है? हाउ डू यू अप्रोच दिस पर्टिकुलर मूवमेंट? मीर पहले इसमें दो चीज़ समझनी चाहिए कि रुपया पहले हर साल 4-5% घटता था डॉलर के अगेंस्ट। अब पिछले साल अगर आप देखो रुपी का पिछले 2 महीने में एक साथ जोर से घटाव क्यों आया है? क्योंकि देर इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट। पहले हमारे आरबीआई ने बोला था कि हम रुपए की दर को बहुत स्टेबल रेंज में रखेंगे। अब अगर आपकी कंट्री पे टैरिफ लगा है, टैरिफ एक एड्रेस करने का 2 तरीका होता है। एक तो जो आप माल बेच रहे हैं उसका अगर आपने दाम सही रखा या सेम रखा तो लैंडेड जहां वो जा रहा है, जहां उसका एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां पे टैरिफ लग के वहां के कंज्यूमर को उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। अब अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो या तो एज अ इकोनॉमी आप उसको थोड़ा अपनी करेंसी में एडजस्ट करेंगे या फिर वहां का जो आपका इंपोर्टर है वो अपनी मार्जिन थोड़ा काट के वहां के उपभोक्ता को सेम दाम पे देगा। अब इसमें हमारी ये टाइमिंग को मद्देनजर रखते हुए हमारे आरबीआई ने बड़े सही तरीके से सोचा कि जो इफेक्टिव इंडिया का टैरिफ था, खासतौर पे यूएस का जो 11.5-12% होता था, वो अब पूरा हटके 20% हो गया था। तो ये जो 8-8.5% का जो डिफरेंशियल है, ये हमारी करेंसी जो पहले 3-4% अपने रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से थोड़ी महंगी होती थी, उसको हमने 3-4% घटा दिया है। तो अब अगर आप देखो यहां से रुपए का और बड़े पैमाने पे ये घटान बिल्कुल इकोनॉमिकली कोई रैशनल नहीं है, बल्कि हमारा तो ऐसा रुझान है कि अगले 1 साल में अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ 7-8% पे सस्टेन की तो ये जो निवेशक फॉरेन निवेशक हैं ये अब बड़ा रुपया वापस लेके आएंगे, क्योंकि अगर यूएस में रेट कट हुआ तो इमर्जिंग मार्केट में फ्लो आता है। अब तक क्या था कि इमर्जिंग मार्केट से फ्लो यूएस में जा रहा था बिकॉज वहां डॉलर के ऊपर जब प्रसेंट चिन्ह होता है तो मनी गोज बैक टू कंट्री ऑफ ओरिजिन विच इज द डॉलर एसेट। अब पीपल वुड लाइक टू प्ले इमर्जिंग मार्केट, क्योंकि अगर यूएस में रेट कट आया तो भाई साहब फिर तो सबको फिर इमर्जिंग मार्केट का रिस्क लेना अनिवार्य समझ में आता है। तो आपने बताया जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल ब्रिंग बैक मनी टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सिमिलरली प्रणव भाई आपसे एक क्वेश्चन है, आप डे इन डे आउट एनआरआई से डील करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, तो एनआरआईज का क्या अप्रोच रहता है और व्हाट यू वुड रेकमेंड कि भाई ये डेप्रिसिएशन रूपी में जो आया है उसका उनको क्या इम्पैक्ट हो सकता है? जनरली जब भी ऐसा बड़ा मूव रूपी में आता है और डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है, रूपी डेप्रिशिएट होता है, तो नेचुरल टेंडेंसी एनआरआईज का बहुत बार ऐसा होता ही है कि बढ़ गया अचानक तो चलो इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे तो वी शुड ट्रांसफर द मनी एंड इन्वेस्ट। हालांकि 2 तरीके के एनआरआई इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार इंडिया में 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है फॉर एग्जांपल बैंक एफडीज में, तो मैं आज 91 पे मेरा पैसा जा रहा है तो 91 पे बेच के मैं वहाँ पे एफडी कर देता हूँ। तो मुझे यूएस में 4% मिल रहा है, 3% मिल रहा है, 4.5% मिल रहा है, उससे मुझे इंडिया में ज़्यादा मिलेगा। हालांकि यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि एनआरआईज डोंट सी that currency depreciation ultimately eats up that arbitrage as well। तो वो जो डिफरेंस है वो लेने के लिए इंडिया में डेट साइड में नहीं आना चाहिए। अगर इंडिया में आना है, इन्वेस्ट करना है, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय इक्विटीज, क्योंकि वहाँ पे वो अल्फा जनरेशन मिलेगा आपको। और हालांकि डेट में क्या होगा कि करेंसी वो जो आपका जो आर्बिट्रेज है वो पूरा खा जाएगा। तो फिर ऐसा होगा कि वो अगर निकाल देगा 4% रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है, वो 7% में से निकाल देगा, आपको 3% डॉलर टर्म्स में मिलेगा या 4% डॉलर टर्म्स में मिलेगा, तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। बट हालांकि वो चीज़ अब समझ रहे हैं। सो एनआरआईज आर गेटिंग मोर इन्फॉर्म्ड। वो लोग भी समझ रहे हैं कि क्यों इंडिया में इक्विटी इन्वेस्टमेंट ला के 12-14% इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स अगर मिल रहा है
तो उसमें से करेंसी अगर डेप्रिशिएट भी हो रहा है, सो लॉन्गर रन में तो इट इज ऑलवेज 4-5% के आसपास। ये शॉर्ट टर्म में जब एक साथ मूवमेंट आता है तो दे ट्राई टू कैपिटलाइज कि यार एक बार फटाफट ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, वो अब यहाँ से वो 4% जल्दी या 5% जल्दी डेप्रिशिएट नहीं होगा। सो उस एंगल से इन्वेस्टमेंट्स में एनआरआईज डू टेक इट अप के इन्वेस्टमेंट लाके कर देते हैं। करेक्ट, थैंक यू। सो आशीष सर, एक थियरी या काफ़ी लोग एडवोकेट करते हैं कि ये जो रूपी डेप्रिसिएशन हुआ, एक्चुअली यहाँ तक का डेप्रिसिएशन इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ठीक है। सो एक्सपोर्ट काफ़ी सपोर्ट होते हैं। सो व्हाट लेवल, आई मीन yesterday I heard you are very good at mathematics. So what level is right for Indian economy? 90 is okay, 95 okay, or we can't say कि which level is okay? नहीं, एक्चुअली डेप्रिसिएशन होने से एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। येस, इट इज़ गुड फॉर एक्सपोर्ट्स, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं भी है। तो और हमारे यहाँ पे जैसे पहले मैंने बताया, एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, बट एक्सपोर्ट 20% है, बाकी सब अलग है। सेकेंड थिंग, आप सोचिए कि अगर रुपया, पहले तो मेरा ऐसा अनुमान है कि आने वाले 3-6 महीने या 1 साल 90 होएगा, 91 होएगा, 92 होएगा, मेरे को नहीं पता, और गिर भी सकता है। कि जब तक बाहर का माहौल ख़राब है तब तक और थोड़ा गिर सकता है। लेकिन अगर आप मेरे को पूछे 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो मुझे लगता है कि ऊपर जाएगा, एप्रिशिएट होएगा। सेकेंड थिंग, सबको ऐसा लगता है कि रुपया हर साल 3-4% एप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट होता है, लेकिन रुपया कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग एप्रिशिएट हुआ है। जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ इसके। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ ना, उसके पहले रुपया 44 पे था। जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो 49 हो गया। फिर जब अमेरिका में मंदी आई तो रुपया 38 हो गया था। करेक्ट, 20% अप्रिसिएशन। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। ये अभी जो गिरावट आई, उसके पहले रुपया बहुत समय तक 83, 84, कोविड के पहले बहुत समय तक 72, तो कोविड के पहले मतलब 2019-20 में समझो 72 तक रहेगा। आपको पता है अगस्त 2013 में 69 था। करेक्ट, अगस्त 2013 में 69 था, कोविड के पहले 73, 74। कितना साल हो गया? 7 साल में 4 हो गया। 7 years हार्डली एनी, नो। और बीच में तो 62 गया था। अगर आप जनवरी 2018 देखेंगे ना, 62, 63, 64, तो जनवरी 2018 का लेवल अगस्त 2013 से ऊपर था। तो अभी बाहर का माहौल ख़राब है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बढ़िया कंपनीज के IPO आ रहे हैं। हमारे बड़े से बड़े कंपनी में बड़े से बड़े निवेशक बाहर के प्राइवेट इक्विटी फंड है, उनका बहुत पैसा बना तो वो यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। फॉरेनर्स का हमारे शेयर बाज़ार में बहुत पैसा बना, फिर यहाँ पे थोड़ी आर्थिक व्यवस्था स्लो हो गई, GDP स्लो हुआ, तो वो लोग थोड़ा बहुत पैसा निकाल लिए। तो अभी क्या है, जो चीज़ें रॉन्ग हो सकती थी वो चीज़ें पिछले 1.5 साल में रॉन्ग हुई है। तो इसीलिए हम लोग 84 का 90 दिखा हमको। जब तक माहौल ऐसा है तब तक 91, 92 हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर जोर से वापस आएगा। एंड लास्ट थिंग, आपने पूछा था अबाउट डेप्रिसिएशन। एक्चुअली मेरे को लगता है डेप्रिसिएशन कोई बहुत खुश होने की बात नहीं है। आप समझो एक चीज़ के, अगर रुपया बढ़ेगा तो यहाँ पे महंगाई घटेगी। इंडिया के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली रईस बनने लगेंगे। अगर रुपए का दाम समझो किसी कारण 60 हो गया, 60 रुपीज़ टू $1, तो बॉस दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट इंडियन रहेगा, चाइनीज नहीं होगा। इधर सब लोग हर महीने सब लोग जाएगा दुबई, हांगकांग, जिधर जाने का है, राइट। परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा, इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। इंपोर्ट सस्ता होएगा तो यहाँ पे इन्फ्लेशन गिर जाएगा। इन्फ्लेशन गिरेगा तो यहाँ का इंटरेस्ट रेट 6 नहीं 4 हो जाएगा। करेक्ट, इतना ऐसा तेजी आएगा, आप देखोगे नहीं, इधर सब जगह 20-20 माले का कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 4% हो गया ना, पूरा रियल एस्टेट है ना आपका, पूरा अलग हो जाएगा, राइट। आपको ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिज बनाने को 10-10 साल नहीं लगेगा। 4% इंटरेस्ट रेट होएगा ना तो सब छाप देंगे सब कुछ। सो अगर रुपया एप्रिशिएट होएगा तो, और देखिए एक्सपोर्ट्स का हम बात करते हैं तो भाई एक्सपोर्ट खाली सस्ते रुपए से थोड़ी एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ के बिजनेसमैन है, यहाँ के टेक्नोलॉजी है, यहाँ के प्रोडक्ट्स है, यहाँ का ब्रांड्स है, उसकी वजह से एक्सपोर्ट हो रहा है ना। खाली यहाँ पे जितने एक्सपोर्टर, जितने बिजनेसमैन हैं, अगर उसको आप बोलेंगे नहीं वो तो रुपया वीक है इसलिए तुम्हारा काम चल रहा है, ऐसा थोड़ी है। वो भी धंधा कर रहे हैं, ना, उनको मालूम है क्या कर रहे हैं वो लोग, करेक्ट।
सो आई थिंक दैट अल्टीमेटली रुपया अप्रिशिएट होएगा तो ऐसा तेजी आएगा कि आप पकड़ नहीं सकोगे. तो आई थिंक अभी का जो डेप्रिसिएशन है, क्या हम लोग ये माने कि दिस इज मोर ओवर टू कवर अप द टैरिफ हाँ, इम्पैक्ट, उससे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है. तो वो टैरिफ का adjustment इम्पैक्ट कम हो जाए और एक्सपोर्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये डेप्रिसिएशन ज़्यादा हुआ है. सो दिस कैन बी अ टेम्पररी फिनोमिना. मे बी अगर टैरिफ घट गया या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वापस से इजीली हो गया तो रुपया स्ट्रांग होना शुरू हो सकता है. See, रुपया स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली समीर भाई ने भी बताया कि भाई जैसे पिछले नॉर्मली आरबीआई पकड़ के रखता है. जब से टैरिफ वाला मामला हुआ है, लाइक ही ऑल्सो सेड, भाई गिरने दिया उसको. आरबीआई ने डॉलर बेचना बंद कर दिया, बोला कि बस टैरिफ है, लोग यहाँ से पैसा थोड़ा बहुत निकाल के लेके जा रहे हैं, बाहर भी इतना गड़बड़ है, तो अपना डॉलर क्यों फूंकने का है, पकड़ के रखो और रुपया गिरने दो. रुपया गिरेगा तो ऑटोमेटिकली, जैसा आपने बोला कि उधर 10% टैरिफ लगाया, तुमने 10% रुपया ही गिरा दिया, तो वैल्यू मामला इम्पैक्ट सेटल हो गया. राइट, दैट इज वन लॉजिक. बट आप लंबे अरसे मतलब 10-20 સાલ का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, આવતા 2-3 વર્ષને તમે જુઓ ને તો અમેરિકાનું જે વાતાવરણ છે, હમણાં આપણે વાત કરી કે અમેરિકાને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ નીચે કરવી છે, તો અમેરિકા ઇન્ટરેસ્ટ રેટ જબરદસ્તી નીચે રાખે તો ડોલર પડે, જપાનનું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે તો ડોલર પડે, આ બધું થાય તો ડોલર પડે તો રૂપિયો એપ્રિશિએટ થાય. અને જો રૂપિયામાં ભારી એપ્રિસિએશન આવે ને તો એક્સપોર્ટરને થોડી તકલીફ થશે, પણ રૂપિયામાં જો અપ્રિસિએશન આવે ને તો અહીંયા એવી તેજી આવશે કે તમે યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ કેચ ઇટ. યુ વિલ સી અ વેરી બિગ તેજી વિથ લો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, લો ઇન્ફ્લેશન. કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ બી નેરો થશે, બધું change થઈ નેટ ઇમ્પોર્ટ. અને ઇમ્પોર્ટ સસ્તા થઈ જાય. આપણે ત્યાં ઘણા બધા બિઝનેસમેન છે, ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, એમાં આપણે ઇમ્પોર્ટ બહુ કરીએ છીએ. બધું કેપિટલ ગુડ્સ ને બધું છે, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ છે, કેપિટલ ગુડ્સ છે, એ બધું અહીંયા એસેમ્બલી થાય છે, પણ સામે તો ઇમ્પોર્ટિંગ બી છે ને. તો મને તો એવું લાગે છે કે લાંબા ગાળામાં રૂપિયો અપ્રિશિએટ થશે, અને રૂપિયો અપ્રિશિએટ થશે તો આપણો બહુ ફાયદો થશે એનાથી. તો મારી વાઈફ કહે છે કે યુએસ ફરવા ચલો, તો લાંબા ગાળા માટે વેઇટ કરું કે જઈ આવું? એને કહ્યું 2-3 વર્ષ રાહ જો થોડું. કરેક્ટ. પ્રણવભાઈએ બી કીધું કે દર મહિને ડોલર લે છે, તો હમણાં મને કહેતા હતા કે યાર 84 થી ચાલુ કર્યું, 91 થઈ ગયું. મેં કીધું તમારી એવરેજ સળવારે બરાબર જ આવશે, તમે ચિંતા નહીં કરો. સો સર, આપણે જીઓપોલિટિકલ રિસ્ક પર તો બહુ વાત થઈ ગઈ, એ સિનેરિયો પર વાત થઈ ગઈ. હવે થોડું ઇન્ડિયન માર્કેટ પર આવીએ. વન્સ અગેન ગઈકાલની તમારી એક સ્લાઇડ મારા દિમાગમાં છે કે રિટર્ન્સ ઓફ નિફ્ટી ઓર સેન્સેક્સ વિઝાવી અર્નિંગ્સ EPS ઇન્ડેક્સ, ઠીક છે. સો કરંટ લેવલ ઓફ નિફ્ટી ઓર સેન્સેક્સ ઇઝ જસ્ટિફાઈંગ અર્નિંગ્સ, કે આપણું જે કંપનીઝ કમાઈ રહે છે એ જસ્ટિફાઈ કરે છે, કે પછી એમાં કરેક્શન આવવાનું છે, કે પછી વોટ ઇઝ ધ સીન? સી, શોર્ટ ટર્મમાં ગાંડું થઈ શકે. मीनिंग दैट इन द शॉर्ट टर्म मार्केट कैन गो हॉरिबली रॉन्ग. मीनिंग दैट शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि अर्निंग ग्रोथ नहीं है और मार्केट भाग रहा है. જેમ કે 2024 में કેવું થયું, अरे भाई यू नो कि यू कैन सी कि जीडीपी स्लो हो रहा है, आरबीआई का पॉलिसी एकदम टाइट है, कंपनियों का यू नो क्रेडिट नहीं मिल रहा है लोगों को, डिपॉजिट ग्रो नहीं हो रहा है, बाजार में लिक्विडिटी नहीं है, ऐसा दिख रहा है. लेकिन क्या है, गवर्नमेंट वापस आ गई, 240 में भी गवर्नमेंट बन गई, सब हो गया, तो निफ्टी 26,000 हो गया. तो क्यारेक એવું થાય કે અરે ભાઈ इधर कंपनियों का EPS बढ़ नहीं रहा है और निफ्टी हर महीने 1000 पॉइंट ऊपर जा रहा है. પછી અલ્ટિમેટલી તો ઇટ ઇઝ લોજિક આવી જાય ને એમાં કે ભાઈ હવે પછી તમે જોયું, તમે નાનપણમાં બધા લોકો ટોમ એન્ડ જેરીની પેલી કાર્ટૂન જોઈ હશે ને, તમને કહો છે ટોમ એન્ડ જેરીની કાર્ટૂનમાં इसे मतलब मैं मार्केट का ही बात कर रहा हूँ, બોલો સર. એક છે ને ટોમ એન્ડ જેરીની એક કાર્ટૂન હતી, એમાં કેવું થાય છે કે આપણે પેલું મહાબલેશ્વરમાં પંચગીનીમાં પેલું જે છે ને ટેબલ લેન્ડ, અને ઘણા લોકોને મહાબલેશ્વર નહીં ખબર હોય તો સાઉથ આફ્રિકામાં કેપટાઉનમાં છે ટેબલ લેન્ડ, ટેબલ માઉન્ટેન. એટલે ટેબલ માઉન્ટેન એટલે એમાં કેવું હોય કે માઉન્ટેન પર પણ એકદમ ફ્લેટ જમીન. તો એક ટોમ એન્ડ જેરીની કાર્ટૂનમાં એવું બતાવે છે, જેમ બધામાં બતાવે કે ભાઈ જેરી ભાગતો હોય છે અને ટોમ એની પાછળ ભાગે છે. તો છે ને એ જેરી છે ને એ ટેબલ માઉન્ટેન પર ભાગે છે ફૂલ સ્પીડમાં. પછી એ ભાગતો જ્યારે ટેબલ માઉન્ટેન છે ને એ એટલે એમાં તો આમ થઈને પછી નીચે તો જે ટેબલ માઉન્ટેન છે એ ખતમ થઈ જાય છે. તો જેરી તો આવો નાનો ટચોડો છે ને, તો એ શું કરે છે કે જ્યાં ટેબલ માઉન્ટેન ખતમ થાય છે
એની પાછળ એક ઝાડની ડાળી પકડીને ટંગાઈ જાય છે, પણ ટોમ જે છે ને એ ફૂલ સ્પીડમાં ભાગે છે. પછી જેમ કાર્ટૂનમાં થાય ને કે ટેબલ માઉન્ટેન પતી જાય છે, છતાં ટોમ જે છે ને, સમજો આ ટેબલ માઉન્ટેન છે, તો ટોમ ભાગતો ભાગતો આવે છે, ટેબલ માઉન્ટેન પતી જાય છે, છતાં એ થોડી વાર આમ આગળ હવામાં ચાલે હવામાં આગળ ભાગતો જ જાય છે, પછી નીચે જોઈ કે અરે જમીન જ નથી, એટલે પછી પડે છે નીચે. ये मैं मार्केट का बात कर रहा हूँ एक्चुअली. मार्केटમાં બી છે ને જે જેરી છે ને એ સમજો अर्निंग पर शेयर છે. जिधर माउंटेन खत्म हुआ ना उधर जेरी रुक गया करेक्ट. कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, लिक्विडिटी भी नहीं है, गवर्नमेंट इलेक्शन में बिजी है, कैपेक्स भी रुक गया है, तो जहाँ पे टेबल माउंटेन खत्म हुआ ना जेरी उधर रुक गया था. टॉम को 6 महीना के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये तो है ही नहीं, तो वो 6 महीने के बाद जाके नीचे आया. अभी 1 साल के बाद क्या हुआ, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट नीचे कर दिया, गवर्नमेंट भी फुल फोर्स में वापस आ गया, अभी जेरी चल रहा है, अभी टॉम को मालूम नहीं है कि अभी इसका भरोसा करना है कि नहीं करने का. सो दैट इज हाउ इट हैपेंस. समटाइम्स मार्केट रन्स मच अहेड ऑफ द अर्निंग्स, देन अर्निंग्स हैज टू कैच अप. अभी क्या है, अभी धीमे धीमे है ना, अभी मार्केट 1.5 साल से सेम लेवल पे है. तो अभी आपको समझिए 1.5 साल पहले महंगा था, लेकिन अभी 1.5 साल मार्केट सेम लेवल पे, मतलब 15-18% अपने आप ही सस्ता हो गया, और अभी वो जेरी धीमे धीमे चलने का चालू भी कर दिया है. सो नाउ वी आर नॉट एज एक्सपेंसिव. और एक्सपेंसिवनेस का दूसरा क्या है कि कंपैरिजन करना चाहिए. हम लोग सेम लेवल पे है, बाकी इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले हमारा 30% अंडर परफॉर्मेंस है. तीसरा चीज आप देखो कि 1 साल सेम लेवल पे है, तो 15 से 18% तो जीडीपी ग्रोथ और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ और अर्निंग ग्रोथ ही बढ़ गया अपना. लेकिन आप ये भी देखो कि उस समय में ब्याज दर घट गए, इंडिया का सोवरेन रेटिंग अपग्रेड हो गया, करेक्ट. और आरबीआई ने लिक्विडिटी भी इंप्रूव कर दिया, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई पूरी. गवर्नमेंट हर इलेक्शन में पैसा बांट रहा है, जीएसटी भी चेंज कर दिया, टैक्स भी चेंज कर दिया, 8th पे कमीशन भी दे दिया. सो अभी नाउ द मार्केट इज अलाइनिंग, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है अभी, थोड़ा इट इज़ रीजनेबल. ऐसा अर्निंग ग्रोथ चलेगा तो मार्केट अर्निंग ग्रोथ चलेगा, रुपया अप्रिशिएट होएगा या डेप्रिसिएशन बंद हो जाएगा. रुपया अप्रिशिएट तो मैंने बोला 2-3 साल में होएगा, मेरे को नहीं पता है, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन भी रुक जाएगा ना तो भी काफ़ी है. सो अगला जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो आपको मार्च के बाद जो अर्निंग सीजन है उसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा. ऑलरेडी आप देखिए दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट चालू हो गया अभी. तो उसमें भी पीपल आर हैप्पी, मतलब ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है. इनफैक्ट देयर आर सम पॉजिटिव इंडिकेशंस. जैसे आप देखिए इन्फोसिस रिजल्ट के बाद पूरा आईटी इंडेक्स 2-3% ऊपर हो गया. राइट. फिर बड़ी बैंकें जो है इनका अभी क्रेडिट ऑफटेक बढ़ रहा है, तो बड़ी बैंकों का भी नतीजे अच्छे आने लगेंगे. कंजम्पशन जो डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन है, नॉट एफएमसीजी, तेल साबुन शैम्पू का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ट्रैवल टूरिज्म ये सब का भी आप देखिए, सो यू विल सी इम्प्रूवमेंट. करेक्ट. समीर सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपको है कि जैसे फंड्स काफ़ी कुछ मार्केट के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से या मार्केट में रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश लेवल देखते हैं, तो अभी के सिनेरियो में फ्रॉम अ वंस अगेन पोर्टफोलियो मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज मतलब कैश लेवल पे डू यू एडवाइस कि हम फंड्स मतलब वी शुड बी ऑन अ कैश लेवल और वी शुड बी फुल्ली इन्वेस्टेड टू सी इंडियाज स्ट्रेंथ इन कमिंग ईयर? मीर भाई, जैसा आशीष जी ने बोला कि अगर टॉम एंड जेरी की कहानी का ही उदाहरण फिर से लें, अगर जेरी चलना शुरू हो गया है तो फिर आपको स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए. क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सडनली एक साथ सब चीज़ चलेगी. मतलब आप सोचो, कल आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये बड़े बैंक्स हैं, मतलब इनकी 28-30 लाख करोड़ की लोन बुक है. ये अगर आपको 10-12% की लोन बुक ग्रोथ दे रहे हैं, मतलब क्रेडिट ऑफटेक है, एंड क्रेडिट इज दी सप्लाई लाइन. मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए आपको क्रेडिट की दरकार होगी, तो वो ऑलरेडी बाजार में दिखना शुरू हो गया है. ये किसी ज़माने में 16 थी और गिर के 9.8 तक गई थी, वो वापस धीरे धीरे करके 11.5 तक आ गई है. तो अब ये पेंडुलम फिर से उस तरफ जाएगा. और जहाँ तक रही बात कैश रखने की, भाई साहब, अगर आपके पास अच्छी चीज़ आपको आज दिख रही है, वो दाम आज है, आप कैश रख के आप क्या सोच रहे हो? आपका कैश बढ़ने तो नहीं वाला है. वो दाम बढ़ सकता है, घट भी सकता है,
लेकिन अब अगर जो अर्निंग्स पर शेयर था वो एक जमाने में कोविड के बाद से 5 बरस में डबल हो गया था, विच इज अ CAGR ऑफ अबाउट 15.5. दैट हैड फॉलन टू 10% लास्ट ईयर और सिंगल डिजिट्स. अब अगर वो सितंबर क्वार्टर में ऑलरेडी 15% YOY आ गया है और वो धीरे धीरे फिर से एट एग्रीगेट लेवल ऊपर जा रहा है, तो आप कैश रख के व्हाट आर यू वांटिंग? मतलब यू थिंक द निफ्टी विल बी अवेलेबल एट 24,000, 20,000? मतलब आई डोंट सी व्हाट इज द लॉजिक ऑफ कीपिंग कैश. बिकॉज होता क्या है कि जब चने होते हैं तो दांत नहीं होते, और जब दांत हैं तो चने नहीं होते. आप आज के दिन अगर रुपया लेके बैठे हो तो आपको आज बुफे दिख रहा है. अब आपको ये चाहिए कि जब गाड़ी चलनी शुरू होगी मैं तभी चढ़ूंगा, तो भाई वो हो सकता है, लेकिन फिर वो आपको आज का भाव नहीं मिलेगा. क्योंकि जैसे ही बाजार को दिखा कि भाई यहाँ से अर्निंग्स घूम रही है, वो भाव टॉम की तरह पहले थोड़ा जल्दी भागेगा. तो इट इज बेटर दैट आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखो, लेकिन आज कैश पे रहना आई थिंक इट डजंट ऐड एनीथिंग टू द ओवरऑल एग्रीगेट होल्डिंग रिटर्न्स. क्योंकि ये जो पद्धति है कि भाई बाजार महंगा है, अगर मैं 10 साल का डेटा देखूं, अगर नॉमिनल GDP मेरा 11-12% है विदाउट डिविडेंड री इन्वेस्टिंग, तो आपका बाजार का भी रिटर्न उतना है. तो जितनी इकोनॉमी ग्रो की है उतना बाजार का रिटर्न है. तो हम महंगा किस आंकड़े से हैं? हाउ कैन यू से इंडिया मार्केट इज एक्सपेंसिव? करेक्ट. सो दैट एटलीस्ट वी डोंट सब्सक्राइब टू दैट. और आई थिंक कैश की जो बात करते तो जब पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए आ चुका है, तो आई थिंक कल भी हमारा ये डिस्कशन हो रहा था, तो क्लाइंट ने या इन्वेस्टर ने तो यही चाहा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाए. उसके बाद व्हेन ही इज विलिंग टू इन्वेस्ट, तो फंड मैनेजर्स को वो क्यों कैश में रखना है? इन्वेस्टर को तो चाहिए कि मुझे इन्वेस्ट करना है, इसलिए पैसा दे दिया. सो उसके बाद इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा कैश में नहीं रखना चाहिए. हालांकि अगर वेट करना है कि अगर मार्केट नीचे आने वाला है ऐसा लग रहा है, तो वो इन्वेस्टर होल्ड करे पैसा और वो नीचे आए उस वक्त इन्वेस्ट करे. सो आई थिंक फंड मैनेजर्स का जनरली व्यू यही रहता है कि मेरे पास तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आ चुका है, तो मुझे इन्वेस्ट करना है. हालांकि इन्वेस्टर को चाहिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो वो हो जाए. सो कैश ऑन हैंड इसलिए ज़्यादा रखते नहीं है. बहुत रेयरली कुछ फंड मैनेजर्स रखते हैं, बट यूजुअली वो लोग कैश ऑन हैंड ज़्यादा इसीलिए नहीं रखते. सो गुजराती में हम बोलते हैं भाव भगवान છે. तो बट थोड़ा और अपग्रेडेड जो દેખાય છે એ જ ભાવ ભગવાન છે. ઇન્સ્ટેડ ઓફ આઈ વિલ બી વેઇટિંગ, મને જે ભાવ દેખાય છે એ ભાવે ઇન્વેસ્ટ કરી દેવું જોઈએ, એ જ ભગવાન છે. હવે સર બીજું એક છે ને, રિટેલ ઇન્વેસ્ટર કોમ્યુનિટીમાં માય ક્વેશ્ચન ઇઝ ટુ ઓલ ઓફ યુ કે FIIને લઈને સખત પેશન હોય છે કે રોજના સ્ટેટિસ્ટિક આવે કે FII આજે 6,000 વેચવાલ છે. DII હજી બી નથી જોતું, જો કે DII બહુ સ્ટ્રોંગ છે. ગયા વર્ષમાં FII 12માંથી 8 મહિના નેટ સેલર રહ્યું. 4 મહિના જે બાયર હતું એમાં બી બહુ સિગ્નિફિકન્ટ નહોતું. એવી રીતે 2023થી જુઓ તો બી ઓલમોસ્ટ આઉટ ઓફ 36 મંથ 21-22 મંથ્સ વેર નેટ સેલર. તો FIIનો અત્યારનો જે મૂડ છે, તમે બી ઇન્સ્ટિટ્यूशन સાથે વાત કરો છો, સર आप भी करते हैं, तो व्हाट आर दे सिग्नलिंग? इंडिया में क्या वैल्यूएशन प्रेशर की वजह से ये हो रहा है, या फिर दिस इज देयर नॉर्मल स्ट्रेटेजी FII की? एक्चुअली 2-3 રીતે તમે જુઓ, અને સૌથી પહેલું તમારે એ જોવું પડે કે ભાઈ ખાલી 2025ની જો તમે વાત કરો તો થોડું ઘણું ઇન્ડિયા સ્પેસિફિક કહેવાય કે ભાઈ ઇન્ડિયા સ્પેસિફિક શું કામ કહેવાય? એક તો મેં તમને પહેલાં કીધું કે અહીંયા બહુ બધી સારી કંપનીઓના મોટા IPO આવ્યા, અને એ બધા IPOમાં મોટા રોકાણકાર FIIs અને પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ફંડ્સ હતા. એટલે પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ફંડ્સે અહીંયા સેલિંગ કર્યું, પણ FIIs જે છે ને એ લોકોએ આ મોટા IPOsમાં પૈસા રોક્યા છે એકચ્યુઅલી. અચ્છા. એટલે નોર્મલ સેકન્ડરી માર્કેટમાં સેલિંગ કર્યું અને મોટી કંપનીઓના IPOમાં એકચ્યુઅલી પૈસા રોક્યા છે. એટલે સેલિંગ ક્યાં કર્યું? તો ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ, IT કંપનીઝ, કન્ઝ્યુમર કંપનીઝ, એમાં કદાચ સેલિંગ થયું હશે, અને પ્રાઇમરી માર્કેટના મોટા IPOsમાં એકચ્યુઅલી રોકાણ થયું બી છે. એટલે એમ નહીં કહેવાય આપણે કે ભાઈ ઇન્ડિયા બહુ મોંઘું થઈ ગયું. હવે મોંઘું થઈ ગયું તો પછી પહેલાં પ્રાઇમરી માર્કેટવાળામાં બી શું કામ મૂક્યું? એના તો IPOના ભાવ સો કોલ્ડ હાઈ PE પર હતા ને, તો હાઈ PE ન્યૂ એજ કંપનીમાં લે છે
અને ફાઇનાન્શિયલ અને આઈટી ને બધું વેચે છે એટલે વેલ્યુએશનની લોજિક તો બહુ કંઈ आई थिंक છે डेटा ये નહીં. लोग को दे आर ओनली सीइंग फॉर सेकेंडरी मार्केट वो प्राइमरी मार्केट Primary में तो 8-9 billion નું तो buying ज्यादा है। इम्पैक्ट नहीं होगा ફોરેન પ્રાઇમરી માર્કેટનું એડ કરો ને તો 17 બિલિયન નેગેટિવ છે કે 18 બિલિયન નેગેટિવ છે એવું પહેલાં બી એકાદ વાર થયું છે અને ખાલી વેલ્યુએશન માટે નથી. બીજી ચીજ તમે જુઓ તો ઇન્ડિયામાં ડેફિનેટલી 2024ની એન્ડમાં જીડીપી ગ્રોથ અને અર્નિંગ ગ્રોથ થોડું ખરાબ થયેલું અને ચાઇના, સાઉથ કોરિયા અને તાઇવાનમાં એઆઈને માટે થઈને એક રેલી બી થઈ. ભાઈ ઇન્ડિયામાં એઆઈનું કંઈ બહુ યોગદાન છે નહીં. આપણે એઆઈના યુઝર હશું ભલે પણ અહીંયા એઆઈનું ડેવલપમેન્ટ હજુ એટલું નથી એટલે બહાર ગયા પૈસા, રાઈટ. અને ત્રીજી ચીજ એમ છે કે બીજી બધી માર્કેટ જેમ કે ચાઇના ઘણા વખતથી બહુ સસ્તું થઈ ગયું અને ઇન્ડિયામાં બહુ સારું વળતર મળ્યું એટલે અહીંયા થોડું ઓછું કરો અને ત્યાં થોડુંક લ્યો એટલે આ બધું ફેરફાર થઈ થઈ શકે. શકે છે પણ તમે થોડુંક લાંબા ગાળાનું જુઓ જેમ કે 15 વર્ષ જુઓ તો ઇન્ડિયામાં 15 વર્ષમાંથી ખાલી 4 વાર એવું થયું છે કે એફઆઈએફ લો નેગેટિવ છે. ઓકે બીજી વાત $5 ટ્રિલિયન આપણું માર્કેટ કેપ છે ભાઈ. $5 ટ્રિલિયન માર્કેટ કેપમાં તમારા 17-18 બિલિયન નીકળે તો 0.3-0.4% કહેવાય. એટલા તો વિયેતનામ, ફિલિપિન્સ, થાઈલેન્ડ તમે આ વર્ષ તમે જોશો ને બ્રાઝિલને છોડીને બધી માર્કેટમાં એફઆઈઆઈઝનું બ્રાઝિલ અને મારા ખ્યાલથી થોડુંક ચાઇનામાં બી પોઝિટિવ હશે પણ આ સાઉથ કોરિયા, તાઇવાન આ બધામાં રિટર્ન આવવા બાવજુદ બી એ લોકોનું નેટ ફ્લો તો નેગેટિવ જ છે. એટલે એફઆઈઆઈના પૈસા બધેથી નીકળ્યા છે. એઆઈને માટે થઈને અમેરિકામાં ગયા હશે પણ આઈ ડોન્ટ થિંક એ બહુ લાંબા ગાળાનું ટકશે. આઈ થિંક અલ્ટિમેટલી પાછું I think is it also related to money coming out of all the emerging markets? યસ इमर्जिंग मार्केट માંથી નીકળીને इट इज गोइंग थ्रू एआई एंड आई थिंक क्रिप्टो में भी जाके ये वॉर की वजह से आई थिंक या गोल्ड सिल्वर या क्रिप्टोज वो सब में gold, ऐसे में- silver, US, lot of those things, but ultimately it will reverse. करेक्ट या थैंक यू. सो इसके ऊपर भी एक मैंने चीज़ सोची थी, एक कोट मैंने ही लिखा था जिसमें मैंने लिखा था कि हर गिरावट कोई खतरा नहीं, हर ऊंचाई अपनी मंजिल भी नहीं, जो नज़र में है बस उसी पे वज़न रखे, उसके लिए बाज़ार मुश्किल नहीं. Very true. सो कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, अभी थोड़ा इंडियन मार्केट में भी आगे बढ़ते हैं. तो खास करके सर समीर सर आपके लिए एक क्वेश्चन है इंडियन सेक्टर्स के ऊपर. सो कमिंग ईयर लेट्स से फॉर 2026 इंडियन सेक्टर्स में जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस हैं, वो सेक्टर्स पे ही ध्यान रखना चाहिए या फिर कोई ट्रेंडिंग सेक्टर्स भी है? जैसे आशीष सर ने बताया था एआई बूम यूएस में चला है, तो इंडिया में कुछ होने वाला है या कोई ऐसा कोई ट्रेंडिंग सेक्टर है? देखिए, अगर अपने 2024 का माहौल याद करें, सितंबर 2024 में उस टाइम पे सबको लग रहा था डिफेंस, रेलवेज, पीएसयू इंडिया में खाली यही है, बाकी सब धंधे बंद हो जाएंगे खाली इसी में पैसा डालने का. सबको मालूम है उसके बाद अगले 1.5 साल में क्या हुआ है. क्योंकि जब भी आप किसी सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट दे देते हैं ना, उस सेक्टर में सारे शेयरों के भाव उनमें ऐसा एक लेवल आ जाता है बिकॉज ऑफ फोर्स्ड इंटरेस्ट कि दे बिकम ओवर वैल्यूड फॉर द इमीडिएट शॉर्ट टर्म. मतलब यू ओवर एस्टिमेट देयर नियर टर्म अर्निंग्स ग्रोथ. तो वहाँ से उस लेवल पे एंट्री करके शॉर्ट टर्म में रिटर्न बना पाना हमारे हिसाब से और हिस्टोरिकली भी जैसा प्रूव हुआ है बहुत मुश्किल है. वो होता नहीं है. यू हैव टू ऑलवेज लुक एट अंडर ओन्ड, हेटेड, जहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा. अब जैसे अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7-8% होनी है, आपको लगता है वो बिना बिजली पानी के हो सकती है? बिजली लगेगी ना. तो पावर, यूटिलिटीज, एनर्जी, ये सब आज कोई बात नहीं कर रहा. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें सबको लग रहा है खाली यूएस में एआई है, इंडिया में कुछ नहीं होएगा. जबकि इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट $280 बिलियन है. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जैसा आशीष जी ने बताया. सो 50% ऑफ ऑल ग्लोबल जीसीसीज, बैक ऑफिसेज आर इन इंडिया. तो ये सब हमारा, दीज आर आर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. तो ये आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सारे शहरों में ऐसा रुझान है कि खाली एआई चलेगा, ये सब तो बंद हो जाएंगे, एआई सबको आउट ऑफ जॉब कर देगा. ऐसा होगा नहीं. ऐसा नहीं है. क्योंकि एआई में भी यू नीड समबडी टू डिजाइन द एंड केस, यूज केस. वो भी एक कोडर लगेगा. आज के दिन सब लोग चैट जीपीटी और जेमिनाई किस लिए यूज कर रहे हैं आप बताओ? इट इज प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट. पीपीटी बना दो, प्रेसी लिख दो, अच्छा भाई इसका क्या है. तो
इसकी वजह से आपका एंटरप्राइज वाइड लेवल पे कोई एफिशिएंसी गेन नहीं आ रहा है। वो करने के लिए आपको एक इंसान ही लगेगा हु विल देन प्रोग्राम अ यूज केस। तो हमारा ऐसा मानना है कि यूएस इकोनॉमी अभी गिरेगी नहीं, क्योंकि वहां पे अब आपको ब्रॉडर मार्केट में एआई लेड गेन्स दिखने शुरू हो गए हैं। तो और आज के दिन भी डिस्पाइट द मैग्निफिसेंट 7 डूइंग वेरी वेल, the profit growth will be okay for the US market to not look very expensive. So even if it is the most priciest bull run, it is not the most expensive. So it can sustain. और if it sustains, गोरा आज इंडिया बेच के नहीं गया, जैसा आशीष जी बोले कोरिया, ताइवान, जहाँ तो एआई का थीम है तो वहाँ क्यों बिकवाली हो रही है? और लोग पिछले साल भले ही चाइना 40% रिटर्न दे दिया हो, अगर मैं 3 साल में देखूं डॉलर टर्म्स में यूएस इन्वेस्टर के लिए आज भी चाइना नेगेटिव है। ओके। जबकि इंडिया का अगर आप रिटर्न देखो 3 साल में भी आपका 10-11% डॉलर रिटर्न बना है। तो इसीलिए हम तो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल कंपनीज पिकअप करने का आज बेस्ट टाइम है, क्योंकि आज बेस्ट चीज क्या है? एक्सपेक्टेशन कम है। सो प्राइस टू अर्निंग इज ऑल्सो प्राइस टू एक्सपेक्टेशन। अगर मैं सोच रहा हूं कि कोई कंपनी 25-30% अर्निंग्स ग्रो करेगी और आज ही मैंने उसका मल्टीपल 70 टाइम कर दिया, तो अगर 20% अर्निंग्स ग्रोथ आई, वो अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन आपका मल्टीपल 70 वाला 40 हो जाएगा। तो सिचुएशन ये होगी, आपकी अर्निंग्स 20% ग्रो कर रही है, लेकिन आपका शेयर का दाम 70 मल्टीपल का 40 हो रहा है, बिकॉज यू हैव प्राइस्ड इन होप फार अहेड ऑफ टाइम। सो हमारे हिसाब से बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं, एनर्जी है, यूटिलिटीज है, आईटी है, इन सब में आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी, कंजम्पशंस हैं। बिकॉज अगर इंडिया में आप अर्निंग्स ग्रोथ होगी तो परचेजिंग पावर, जैसे जैसे लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, आज आप देखो कोई रेस्टोरेंट, कोई एयरलाइन, कहीं आपको टिकट खाली नहीं मिलती। तो भाई साहब, अगर लोग पैसे नहीं कमा रहे होते तो खर्च कहाँ से कर रहे हैं? करेक्ट। सो जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स है तो वो चलने ही वाले हैं, बट लोगों का ध्यान ट्रेंड्स के तरफ चला जाता है। काफ़ी बार मैंने काफ़ी मार्केट वेटरन्स को कहते हुए सुना है कि पैसा वहीं जहाँ कोई नहीं। सो आपने यूएस का भी बात की, अभी इकोनॉमी तो अच्छी है, थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है। तो एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन इन्वेस्टर, मैं तो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ, बट मुझे ग्लोबली भी इन्वेस्ट करना है। तो सिटिंग इन इंडिया फॉर अ कॉमन मैन, व्हाट आर द वेन्यूज? कोई ऐसे फंड्स हैं प्रणव भाई जो मैं ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? या सो आज इंडिया का इन्वेस्टर ग्लोबल बहुत सारी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू म्यूचुअल फंड्स, राइट? आपके पास यूएस स्पेसिफिक भी म्यूचुअल फंड्स है, ताइवान स्पेसिफिक भी है, जापान, एशिया है, देयर आर लॉट्स ऑफ फंड्स अवेलेबल। नैस्डैक में इन्वेस्ट करना है, राइट? सो वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए तो है ही। ओके। हालांकि गिफ्ट सिटी इज ऑल्सो एन ऑप्शन जहाँ पे बहुत सारे एवेन्यूज अब खुल चुके हैं। बट कमिंग बैक टू योर प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो, के जो सेक्टर्स में जो दिख रहा है, आई थिंक जो एक माहौल जो अभी जो बना हुआ है डर का, आई थिंक जो वॉरेन बफेट साहब का कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यू शुड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, राइट? वो कहावत है कि जब कोई नहीं खरीदता, जब डर लग रहा है, उसी वक्त वो अपॉर्चुनिटी है। सो आई थिंक अभी का माहौल ऐसा है कि सब लोगों को डर लग रहा है कि क्या होगा, इतना टैरिफ लग गया, यहाँ पे वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, 5 कंट्रीज वॉर में चले जाएंगे। तो ये फियर का माहौल है ना। फियर के माहौल की वजह से सारा जो पॉजिटिव चीज़ हो रहा है मार्केट में, जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, राइट? हमारा जीडीपी का ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है। इंडिया ने लास्ट ईयर इनकम टैक्स रेट कम कर दिया, परचेजिंग पावर बढ़ा दिया, जीएसटी रेट कट कर दिया। देयर आर सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स जिसकी वजह से तेज़ी बहुत आने वाली है, लेकिन वो तुरंत नहीं आई है, इसलिए डर रहे हैं, राइट? सो दिस इज द राइट टाइम, आई थिंक यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि यही टाइम ऐसा है कि जब सारे पॉजिटिव चीज़ इकोनॉमी में है, राइट? और मार्केट नहीं चला है, बट वी आर जस्ट वेटिंग टू थिंग्स टू सेटल डाउन, जो शायद 3-6 महीने 9 महीने में दिखेगा, राइट? हो सकता है कि हमारा यूएस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इमीडिएटली 1 महीने में हो गया, आई डोंट नो कब होगा, लेकिन अगर 1 महीने में हो गया तो पूरा माहौल चेंज हो जाएगा, पूरा माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। सो उस वजह से जो तेजी आएगी वो बहुत है। सो एज न्यू एज सेक्टर्स भी है, 3-4-5 घंटे
भी पावर कट्स होता था, दैट वाज नॉर्मल, Normal. राइट, काफी जगह पे। क्या आज हम लोग वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि रोज 5 घंटे 4 घंटे नहीं हो? सो इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। सो वो ट्रेडिशनल सेक्टर्स का ग्रोथ ऑटोमेटिकली रहने ही वाला है, एंड न्यू एज और वो कॉम्बिनेशन दोनों का रहेगा। थैंक यू सर। तो आपने ना एक चीज़ बीच में बताई कि जैसे ग्लोबल इन्वेस्टिंग में आपने गिफ्ट सिटी बताया, राइट, बट अभी भी वेन एवर आई टॉक टू इन्वेस्टर, गिफ्ट सिटी को लेके बहुत कुछ कन्फ्यूजन है। मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, वहाँ से यहाँ पैसा लाना है। तो एक तो गिफ्ट में भी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके बीच में भी कहीं कोऑपरेशन, मतलब कनेक्शन थोड़े एस्टेब्लिश्ड नहीं है, इसलिए ब्रोकर्स की हेल्प चाहिए। तो एज अ ब्रोकर, व्हाट हेल्प डू यू एक्सटेंड टू इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट थ्रू गिफ्ट सिटी? से गिफ्ट सिटी में देयर आर टू थिंग्स, एक तो इनबाउंड है और आउटबाउंड है, करेक्ट। राइट। इंडियन इन्वेस्टर्स बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ। और बाहर वाले इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो देयर आर टू ऑप्शंस। अभी हम लोग हमारे इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनको अगर डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो दे कैन डू थ्रू गिफ्ट सिटी। ओके। एंड बाहर से जो इन्वेस्टर्स आते हैं, और जैसे एनआरआईज है या इवन फॉरेन सिटीजन है, पहले तो ऐसा था कि एनआरआईज के अलावा फॉरेन सिटीजन गोरा काला इन्वेस्ट नहीं कर पाता था। उनको बोलते रहे, मांगते रहे, पैन कार्ड लाओ, ये लाओ, बैंक अकाउंट लाओ, वो सब नहीं होता था। सो नाउ इट हैज़ बिकम वेरी ईजी थ्रू गिफ्ट सिटी दैट वो गोरा काला भी अलॉन्ग विथ इंडियन इन्वेस्टर्स और एनआरआईज दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि दैट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स एंड एवरीथिंग हैपेंस इन डॉलर टर्म्स। सो उनको कंप्लायंस में बहुत इजी हो गया। दे डोंट नीड टू ओपन अप इंडियन बैंक अकाउंट्स, दे डोंट नीड टू फाइल टैक्स रिटर्न्स इन इंडिया। ये दो चीज़ों की वजह से लोग अटकते थे कि आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए यार मेरे को इंडिया आना, मुझे फिर वहाँ पे सीपीए को मिलना, टैक्स रिटर्न फाइल करवाना, ये सब कंप्लायंस हैसल्स लग रहा था उनको। सो अब वो सब निकल चुका है। हालांकि अभी भी ग्रीन शूट्स है, काफ़ी न्यू है, लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग अप विद प्रोडक्ट्स। सो पिछले 1 साल में बहुत प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए एंड दे आर स्टिल स्टार्टिंग फेज में। सो वो धीरे धीरे ईज और बढ़ेगा, बट वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है। हालांकि वहाँ पे बड़े इन्वेस्टमेंट के अलावा अभी ज़्यादा छोटे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया मिनिमम लगता है एनआरआईज को, बट वो करके गिफ्ट सिटी में ऑप्शंस बहुत है। सो वो इनबाउंड के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये शायद ये हमारा माहौल जब सुधर जाएगा ना, उसके बाद गिफ्ट में पैसा बहुत आएगा। ओके, कमिंग बैक टू वंस अगेन अ वेरी कॉमन टॉपिक विच एवरीवन डिस्कस, रिटेल इन्वेस्टर्स डिस्कस, शायद उनका लेना देना है या नहीं है, दैट इज़ क्रूड। ठीक है, तो क्रूड की प्राइजेस ऊपर नीचे होने में काफ़ी इन्वेस्टर्स को लगता है अभी मार्केट का क्या होगा, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, ये होगा। आरबीआई का भी बीच में एक पेपर था विच वाज सेइंग कि अगर क्रूड में 10% ग्लोबल प्राइस में सर्ज आता है तो इंडिया का इन्फ्लेशन में 0.20% का ये होगा प्रॉब्लम। तो current crude prices or probably a spike in crude prices, can it impact to Indian market significantly, या फिर इन्वेस्टर्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो हो जाएगा? एक्चुअली क्रूड का जो फ्लक्चुएशन और उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पहले के मुकाबले कम हो गया है। क्योंकि जैसे 10-15 साल पहले अगर क्रूड का दाम बहुत बढ़ता था ना, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली वी यूज्ड टू स्लो डाउन सिग्निफिकेंटली। करेक्ट। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स हमारी सेंसिटिविटी टू क्रूड प्राइसेस हैज एक्चुअली गॉन डाउन। एंड सेकेंडली, फॉर एवरी 1% ऑफ जीडीपी ग्रोथ और फॉर एवरी यूनिट ऑफ ग्रोथ, हाउ मच ऑयल वी आर यूजिंग, जो बोलते हैं ना ऑयल इंटेंसिटी, वो भी कम हो गया। कम हो गई। ओके, राइट। सो नाउ लाइक फॉर एग्जांपल आप देखिए 2022 के एंड में तेल $130 हो गया था। बट दैट टाइम वी डिड नॉट, आई मीन ऑफ कोर्स वो यूक्रेन वॉर, मार्केट फॉल, वो सब हो रहा था, बट अल्टीमेटली वी डिड नॉट गेट दैट मच ऑफ ए इम्पैक्ट। सो डेफिनेटली जहाँ पे क्रूड प्राइस बहुत टाइम से है, अगर बाहर कुछ होता है तो क्रूड प्राइस कैन गो अप, राइट, बट अपना इम्पैक्ट इज लोअर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी इन द पास्ट। तो इंडिया स्ट्रैटेजिकली, लेट्स से वी आर बाइंग फ्रॉम रशिया और एनी अदर कंट्री, तो जब हम लोग रशिया से बाय करते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं 500% टैरिफ लग जाएगा। तो हाउ दैट इक्वेशन इज पेनिंग इंडियन मार्केट्स, और that will not impact? What do you see? नहीं, सो इंडिया इज ऑब्वियसली इम्पोर्टिंग नॉट ओनली, आई मीन अभी तो वो सब हो गया ना कि भाई नहीं ठीक है, रशिया से नहीं करेंगे, अमेरिका से भी इम्पोर्ट करेंगे। करेक्ट करेक्ट। सो आई थिंक अल्टीमेटली आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर सब लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ की चिंता है,
तो तेल का खपत बढ़ेगा क्यों सबसे पहले? सेकेंड थिंग, ये तो इधर से सप्लाई कम करो, उधर से सप्लाई बढ़ाओ, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं. अल्टीमेटली इवन यूएस वांट्स दैट ऑयल प्राइस शुड बी इन कंट्रोल, करेक्ट? So I don't see any reason, like जैसे India might be importing from Saudi Arabia also, then Saudi Arabia became less, we started importing from. तो रिटेल का एज यू सेड कि रिटेल हमेशा हर्ड मेंटालिटी में ज़्यादा रहता है. सो जैसे बताया कि लास्ट ईयर डिफेंस चल रहा था, रेलवेज चल रहा था, तो लोग रेलवेज और डिफेंस के स्टॉक्स भर भर के ले रहे थे. राइट, अभी बीच में बैंकिंग का चला, बीच में ऑटोमोबाइल सेक्टर चला, तो वो होता है कि वो लोग से कॉन्ट्रेरियन बेट जनरली रिटेल नहीं लेता. वो लोग क्या सस्ता है वो ढूंढने नहीं जाते. उनका हालांकि रिटेल का मानसिकता वैसा होता है कि यार यहाँ पे बहाव चल रहा है तो वहाँ से थोड़ा निकाल लेते हैं. राइट, और हमारा अगर एक्सचेंज का या वॉल्यूम भी स्टॉक मार्केट का देखो जो कम होता है ना, वो उसी वजह से होता है क्योंकि उन लोगों ने रॉन्ग प्राइस पे बाइंग कर लिया रॉन्ग सेक्टर्स में. वो फंस जाते हैं ना, फिर वो वेट करते हैं 2 साल 3 साल के, यार वो उसमें से ऊपर आए तब निकलेंगे. सो वो गलतियाँ अभी भी रिटेल करते हैं. राइट, जहाँ पे इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स नहीं होते वहाँ पे वो गलतियाँ होती है कि वो देख लिया कि यार ये शेयर बहुत चल रहा है या ये सेक्टर बहुत चल रहा है, इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है. जैसे अभी भी डिफेंस के बहुत न्यूज़ आते हैं टीवी पे. राइट, कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ये ऑर्डर मिला, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ये मिला, वो देख के रिटेल चढ़ जाता है. राइट, वैल्यूएशन देखना जो ज़रूरी है वो रिटेल नहीं देखता है. वो अभी भी वो न्यूज़ बेस्ड अभी भी वो चैनल्स देख के पीछे चढ़ जाते हैं. वो है गलती. करेक्ट जी. 2 विंडो वाला कोई भी स्क्रीन, चैनल हो, बट 2 विंडो वाला स्क्रीन से आप तो लोग बहुत बार आते हो, आपको भी टीवी पे देखते हैं हमारे काफ़ी इन्वेस्टर्स. लेकिन ठीक है, वो अलग बात है कि आप वहाँ पे स्टॉक की बात नहीं करते, सेक्टर की बात करते. बट वो गलतियाँ होती है. कई बार हम लोग भी इन्वेस्टर को बोलते हैं कि ज़्यादा टीवी मत देखो. राइट, वो बेहतर है, वो गलती कम होगी. टीवी म्यूट में જોવાનું હોય. म्यूट में जो नहीं, आई थिंक कल भी हमारा बात हुआ था कि आप लोग जब टीवी पे आते हो रेगुलरली तो आंसर जो दे पाते हो उसमें बहुत क्रिस्प और बहुत छोटे दायरे में आपको देना पड़ता है. यू कैन नॉट गिव मोर डेटा कि क्यों ये होता है या नहीं होता है. तो आई थिंक वहाँ पे रिटेल गलती कर देता है. वो बैकग्राउंड क्या है ना वो समझते नहीं है और वो एक ही चीज़ पकड़ लेते हैं कि इसके बारे में बात किया तो ये कर लेते हैं. दैट इज़ वेयर द मिस्टेक हैपेंस. करेक्ट. तो हम लोग जब सेक्टर्स की बात कर रहे थे ना सर, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर और समीर जी मुझे ध्यान में आया है कि अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा एंड ऑल, मेडिकल टूरिज्म सेक्टर इज समथिंग विच इज़ ग्रोइंग. आप थोड़ा स्टैटिस्टिक्स को देखें तो उसका ग्रोथ $8.7 बिलियन का अभी 2025 का मार्केट था, जो बढ़ के ऑलमोस्ट डबल होने वाला है आने वाले सालों में. इंडिया में जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उसमें से 4.5% आर कमिंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड ऑल. राइट, तो लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर सेक्टर, हाउ डू यू फोरसी ग्रोथ, हाउ डू यू फोरसी कंपनीज ग्रोइंग इन दिस सेक्टर, और उसमें कौन कौन सा है, लाइक हॉस्पिटल्स है, मेडिकल डिवाइसेस है, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज? तो मीर भाई देखिए, पहली चीज तो ये क्यों हुआ है, कोविड के बाद से सब अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए. तो पहले जब डॉक्टर कोई रोग होता था तो डॉक्टर बोलता था तो कहीं जाके कोई टेस्ट वेस्ट कराता था. आज सब अपने आप जाके हर 3-6 महीने में अपना एक चेकअप करा लेते हैं. उसकी वजह से इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ा है, अवेयरनेस बढ़ी है. और जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म की बात है, भाई साहब आप ये सोचो, अगर आपको आज कोई तकलीफ है, आप अगर यूके में हैं तो आपको NHS का अपॉइंटमेंट तो 3 महीने बाद मिलने वाला है. आप तब तक वेट थोड़ा करोगे. और जहाँ तक रही यूएस की बात, यूएस में हेल्थ केयर इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर एवरेज पीपल बिकॉज द इंश्योरेंस कॉस्ट इज नॉट वेरी इजी फॉर एवरीबडी. सो आई थिंक इंडिया में आज भी डॉक्टर्स अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स पहले नहीं थे, अब बड़े पैमाने में बन गए हैं. और जहाँ तक आपकी यंग पॉपुलेशन है तो दे आर ऑल्सो सीइंग कि भाई अगर मैं अगले 25-30 साल अगर मुझे कमाना है तो आई हैव टू कीप माई सेल्फ फिट. सो इसीलिए ये तीनों बड़े लॉन्ग टर्म के जनरेशनल शिफ्ट वाले ड्राइवर्स हैं और ये रहेंगे. लेकिन फिर यही है कि मेडिकल टूरिज्म में आपके डिवाइस कंपनीज, लॉट ऑफ मेडटेक्स, आजकल अगर आप देखो मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत आ गई हैं विच आर टेकिंग केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ द हार्ड इंफ्रा एज वेल एज टेक्नोलॉजी.
सो आई थिंक ऑल दीज आर गुड सेक्टर्स, बट इनमें जैसे जैसे ग्रोथ होगी, जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा, many more companies will become scale for them to come and then access public markets. अभी तक जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, इंडिया में आपके हॉस्पिटल्स काफ़ी लिस्टेड हैं, फार्मा कंपनीज लिस्टेड हैं, लेकिन डिवाइस कंपनियाँ बहुत नहीं हैं या मेडटेक बहुत नहीं है. तो ये जैसे जैसे बाजार का पेनिट्रेशन और अवेयरनेस बढ़ेगी, ये कंपनियों का स्केल बढ़ेगा, ये मार्केट्स एक्सेस करेंगी और इन्वेस्टर्स को अगर ये सही दाम पे आती हैं, इन कंपनियों में निवेश करने को देखना चाहिए. ओके, तो सर आशीष सर, एक मैंने एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एक नया सेक्टर इमर्ज होने वाला है, वो है टेलीमेडिसिन. अभी जैसे ऐसा है कि भाई मैं बहुत बिजी रहता हूँ काम में, मुझे सर्दी जुकाम है तो मैं फ़ोन करूँगा डॉक्टर को, तो वो क्या बोलेगा, गुजरात में तो बोलते हैं आई जाऊन जोई लिए. वो आई जाओ ने जोई लिए इससे बोलता है कि बिकॉज ही हैज़ टू चार्ज 500 रुपीज़ टू मी ना, वो फ़ोन पे दवाई दे देगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा. तो अभी देर आर सम AI कंपनीज विच आर वर्किंग ऑन मॉडल्स वेयर I can log into a doctor system, I can pay consulting fees, और कैमरा शुरू होगा तो वो जो सिस्टम होगा ना, it will analyze my facial expressions और मेरा फेस, और उसके ऊपर एक रिपोर्ट दे देगा डॉक्टर को बेसिक कि इसकी आंखें लाल है तो ये हो सकता है वॉट एवर. सो ये सेगमेंट काफ़ी सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी ग्रो हो रहा है. तो क्या आपका एनालिसिस इसके ऊपर कुछ है या आगे क्या हो सकता है इसमें? So see, I think all these things are, क्योंकि generally हम लोग का discussion is more about investing in the stock market. So ये सब चीज़ें जो है, it is more in the private equity, unlisted, venture capital, this kind of scenario. Market में listing के तौर पे या listed companies में तो अभी तक ऐसा कहीं पे भी है नहीं. And one more thing I'll tell you, देखिए क्या है, जो हम लोग market का बात करते हैं, आर्थिक व्यवस्था का बात करते हैं, तो आप सीधा सीधा इस तरीके से देखिए कि मार्केट जो है या आर्थिक व्यवस्था जो है हमारी, आर्थिक व्यवस्था का काफ़ी सारा जो एक्टिविटी है वो मार्केट में कैप्चर होता है. करेक्ट. और हम लोग निवेश करते हैं मार्केट में, तो जो चीज़ों का आर्थिक व्यवस्था में बड़ा योगदान है, जो चीज़ों का मार्केट में बड़ा योगदान है, वो क्या है. अगर आप शेयर बाज़ार को देखें तो अभी भी 70% शेयर बाज़ार जो है वो बैंकिंग, IT, कंज्यूमर, हेल्थ केयर और थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग. बाज़ार का 70 से 75% यही है, राइट. अब डेफिनेटली आपने बोला जैसे टेलीमेडिसिन है, तो हेल्थ केयर का जो सेक्टर है, 10 साल पहले हेल्थ केयर नाम का सेक्टर नहीं था, इट वॉज ओनली फार्मा. करेक्ट. अभी फार्मा के अंदर ब्रांडेड हो गया, जेनेरिक हो गया, US और यूरोप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो गया, डोमेस्टिक हो गया, APIs, फिर रिसर्च बेस्ड हो गया, CRO CDMO, रिसर्च एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर API और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और केमिकल्स और इंटरमीडिएट ड्रग्स और वो सब हो गया, फिर डायग्नोस्टिक्स आ गया, फिर मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल टेक्नोलॉजी, फिर हेल्थ इंश्योरेंस. सो हेल्थ केयर सेक्टर हैज़ एक्सपांडेड. कुल मिला के हेल्थ केयर सेक्टर का BSE 500 में वेटेज 6% का है अभी. तो डेफिनेटली आगे जाके अगर कोई कंपनियां बड़ी होंगी तो टेलीमेडिसिन वगैरह ये सब भी आएगा, राइट. जो लेटेस्ट अभी तक मार्केट कहाँ पे पहुँचा है पता है, जैसे अभी एक कंपनी लिस्ट हुआ है IKS, इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस. तो ये क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस अमेरिकन हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करता है. तो वहाँ तक पहुँचे हम लोग. अगर कोई टेलीमेडिसिन का प्लेटफॉर्म है विच इज़ लाइक से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्रोडक्ट एज अ सर्विस, आगे जाके आएगा तो आ सकता है, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट इन द लिस्टेड स्पेस. और लिस्टेड स्पेस में मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि पोर्टफोलियो को बाजार के बीचों बीच रखना चाहिए, एकदम नीश नहीं रखना चाहिए. तो बाजार के बीचों बीच का क्या मतलब है कि जो बाजार है हमारा वो अभी भी 70% लार्ज कैप है. बाजार अभी भी 70% बैंक, IT, हेल्थ केयर, फार्मा, कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग है. तो जो हम लोग ये ग्रोथ की बात करते हैं ना कि भाई 5 साल में, हर 5 साल में औसतन हर 5 साल में इंडेक्स डबल होता है, वो ये सब बड़े बड़े सेक्टर में इन्वेस्ट करके भी हो रहा है. सो जो नए चीज़ें हम ढूंढते हैं, जैसे कई बार लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, मेडिकल एडवांसमेंट्स जो भी है, ये जो चीज़ें हैं अभी भी आर्थिक व्यवस्था में और बाजार में अभी भी इसका स्मॉल वेटेज है, मतलब वेटेज नहीं के बराबर है. तो पोर्टफोलियो में भी वही ध्यान के, कई बार क्या होता है लोगों का पोर्टफोलियो में 100% में से 80% पोर्टफोलियो डिफेंस, ग्रीन एनर्जी,
फैंसी है, एग्जॉटिक चीज़ें हो जाती है करेक्ट। और पोर्टफोलियो हो जाता है मैदान के बाहर। अभी पिछले एक साल में क्या हो रहा है मालूम है? पिछले एक साल में लोग क्या बोल रहे हैं, अभी निफ्टी 26,000 पे मेरा पोर्टफोलियो कैसे 20% डाउन है। हाँ, फिर ऐसा बोलते लोग ये मार्केट तो कसिनो है, सब मिले हुए हैं। और ऐसा नहीं है भाई, तेरा पोर्टफोलियो मैदान के बाहर रखा है तूने, हम क्या कर सकते हैं? करेक्ट। So I think it is very important that we should look at new ideas, but those new ideas should be at a desirable or a new idea should be only some part of your portfolio. पूरा पोर्टफोलियो न्यू आइडिया और एग्जॉटिक आइडिया रहेगा तो बाजार किधर और निकल जाएगा और अपना पूरा वो आइडिया के चलने के ऊपर ही अपन बैठे रह जाएंगे, वैसा हो जाएगा। तो आपकी एक एनालॉजी है गुजराती थाली की, तो थाली में बीच में सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन होता है राइस का, तो फैंसी आइटम्स राइस की जगह पे नहीं रखनी चाहिए, एक कटोरी में रखनी चाहिए। Absolutely. एम आई करेक्ट सर? या Absolutely. परफेक्ट सर। सो अभी है ना प्रणव भाई, हमने मेडिकल टूरिज्म बात किया, इंफ्रा किया, डिफेंस किया, जियोपॉलिटिकल किया, सब कुछ डिस्कशन करने के बाद भी कल सुबह आपको ફોન આને વાલા है કે તમે કહી દો શું લેવાનું છે, રાઈટ? યા તમે કહેશો એમ કરી લઈશું। તો તમારું શું કહેવું છે કે આ જે ટર્બ્યુલન્સ છે કે જે ટાઈમ ચાલી રહ્યો છે એમાં એસઆઈપી કરવું જોઈએ, એટલે એસઆઈપી કન્ટિન્યુ રાખવું જોઈએ या પછી એસેટ એલોકેશન પર ફોકસ કરવું જોઈએ, સ્ટોક પિકિંગ કરવું જોઈએ, what they should do? सी आई थिंक दो टाइप के इन्वेस्टर्स आज है। हाँ, एक जिसको नया पैसा लगाना है, एक जिसने ऑलरेडी लगा दिया है। दोनों के लिए आंसर अलग होगा। जिसने ऑलरेडी लगा दिया है 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, उसको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि तुम यहाँ से और कितना टाइम रुकने के लिए रेडी हो। करेक्ट। वो आज भी वो 5 साल 10 साल रुकने के लिए रेडी है तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो नया पैसा लगा रहा है आज, उसको ये देखने की ज़रूरत है कि वो कितने टाइम के लिए लगा रहा है। अल्टीमेटली रिस्क जो होता है वो टाइम होराइजन के साथ लिंक्ड होता है। तो रिस्क जो मार्केट में है वो जैसे ही टाइम होराइजन लंबा होगा रिस्क आपका कम होता है। तो अगर आज इन्वेस्टर बोलेगा कि मेरे को 2 साल के बाद पैसा चाहिए तो आज मैं कहाँ पे लगाऊँ, तो वो रिस्की बेट है, क्योंकि हमारे सिनेरियो ऐसे है कि 1 साल 2 साल में बहुत अच्छा पैसा बनेगा वैसा ज़रूरी नहीं है। हालांकि हो सकता है, बन भी सकता है, देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिस पे डिपेंड करता है। बट एज पहले भी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है, ईपीएस का ग्रोथ जेरी का चलना शुरू हो चुका है, तो यहाँ से ज़्यादा नया पैसा अगर लगा रहा है तो 3-6 महीना 9 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा एसटीपी कर लो, उसको स्प्रेड कर लो, राइट? जिससे क्या होगा कि बीच बीच में अगर करेक्शन आया और बड़ा करेक्शन अगर दिखा 5% 10% का मार्केट में, तो तुरंत वो पैसा पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दो, फिर डोंट वेट। लेकिन वो कब आएगा, वो 1 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, 6 महीने का, वो किसी को नहीं मालूम, नहीं पता है। करेक्ट। लेकिन वो एसटीपी किया होगा तो विल हैव एन अपॉर्चुनिटी कि अगर 3 महीने में एक बड़ा करेक्शन आ गया, राइट, कहीं पे और वॉर चालू हो गया। सी आपको अगर याद हो कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था उस वक्त मार्केट ने करेक्ट किया था, वो नेगेटिव सेंटीमेंट था, लेकिन मार्केट को ऊपर आने में 1 महीना भी नहीं लगा था। करेक्ट। तो वो जाता है सेंटीमेंट की वजह से नेगेटिव, तो 1 महीने में ऊपर आ गया था। वो हालांकि वॉर खत्म नहीं हुआ है, वॉर आज भी चालू है, लेकिन मार्केट वहां से कहाँ ऊपर हो गया। सो वो अपॉर्चुनिटी ढूंढना, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो एग्जैक्टली कब आएगा। सो नया पैसा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हो तो 6 महीने का या 9 महीने का एसटीपी कर लो, जिसमें बीच में जब भी ये मौका दिखे तो उसमें ट्रांसफर कर दो। और रही बात एसेट एलोकेशन की, तो एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि आज हम लोगों ने शुरुआत ही गोल्ड सिल्वर से किया। वो क्यों किया? क्योंकि उसका रिटर्न अभी ऐसे वायरल मीम्स भी घूम रही है कि जिसमें दिखा रहा है कि गोल्ड का रिटर्न इक्विटी से ज़्यादा है, राइट? तो वो ठीक है, वो शॉर्ट टर्म में कभी कभार ऐसा होता भी है, बट अल्टीमेटली इसीलिए आज यहाँ पे जितने लेडीज़ है वो लोग तो हैप्पी होंगे कि हस्बैंड्स लोग बहुत मेहनत करके कमाई करते हैं, तो बहुत बड़ा शेयर बाजार और ये सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने कुछ नहीं किया तो भी रिटर्न अच्छा बनाया, राइट? तो वो बैलेंस होना चाहिए, वो या तो सिर्फ गोल्ड सिल्वर होना चाहिए या सिर्फ इक्विटी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, राइट? सो एसेट एलोकेशन में आपके शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए डेट भी होना चाहिए, आपको दूसरे एसेट्स में गोल्ड सिल्वर जैसे चीज़ें भी होनी चाहिए। वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर की नीड पे कि वो कितना एलोकेशन होना चाहिए। बट ये हम लोग, मैं रिटेल में जब घूमता हूँ, महाराष्ट्र घूमो और गुजरात में घूमो ना, तो इन्वेस्टर्स का नज़रिया बहुत अलग रहता है। गुजरात में जब भी मिलो ना तो इन्वेस्टर यही बोलता है આપણે લોંગ ટર્મ જ કરવાનું,
शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं करता। हालांकि वो long term शॉर्ट टर्म मतलब- में पूछता है, हाँ। 3 महीने में भी पूछेगा ये नेगेटिव क्यों है। और गुजरात में होगा ना तो रिस्क ज्यादा एपेटाइट है यहाँ पे, वो इक्विटी माने, उसको बोलेंगे ना कि यार 8% का बॉन्ड मिल रहा है ना, 8% बॉन्ड बॉन्ड बनी, वो हालांकि एफडी करता है, लेकिन जब डिस्कशन करता है ना तो वो इक्विटी का ही रिस्क लेता है। वो चीज़ महाराष्ट्र में या दूसरे स्टेट्स में कहीं पे जाओ तो वो अलग है। सो नज़रिया रिस्क एपेटाइट इक्विटी का गुजरात में बहुत ज़्यादा हाई है, दूसरे स्टेट्स में उतना कम है, बट इसीलिए वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि लोग गलतियां यहीं पे करते हैं, राइट। आज आपने इक्विटी लिया, इक्विटी बढ़ गया, गोल्ड नहीं बढ़ा, तो आपको जो ट्रिम करके एसेट को रीएलोकेट करना है वो नहीं आता। दैट इज वेयर एक एडवाइजर की जरूरत है। आज अगर गोल्ड ले लिया, गोल्ड और सिल्वर ले लिया, बहुत बढ़ गया, आपका 20% का एलोकेशन ऑटोमेटिक 40 हो गया क्योंकि प्राइस बढ़ गया, तो क्या आप उसको ट्रिम करके जो सस्ता है वो इक्विटी में ट्रांसफर कर रहे हो कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एडवाइजर की ज़रूरत है, यहाँ पे क्लाइंट्स मिस्टेक करते हैं। बट एलोकेशन सभी जगह पे होना चाहिए, और एसटीपी के जरिए आई थिंक जब भी कुछ अगर थोड़ा फॉल आया, यूएस का कुछ आया, उस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट सर अभी है ना आशीष सर, एक और क्वेश्चन इन्वेस्टर्स का एवरी टाइम मैं देखता हूँ कि दे आर સેઇંગ कि આપણે લોંગ ટર્મ કરવું છે ઇન્વેસ્ટ, બટ લોંગ ટર્મની ડેફિનેશન શું, એટલે વોટ ઇઝ ધ નોર્મલ લોંગ ટર્મ, સ્પેશિયલી એબલ્ડ ચિલ્ડ્રન હોય છે, तो व्हेन आमिर खान वाज सेइंग कि यार ये तो सब एबनॉर्मल किड्स हैं, तो उनके कोच ने एक बोला कि यार ये इनका नॉर्मल है, तुम्हारा नॉर्मल कुछ और है, इसका नॉर्मल कुछ और है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा नॉर्मल मतलब मेरा लॉन्ग टर्म 10 साल है, इनका 5 साल हो सकता है, किसी का इंडिया गुजरात में तो ये कल्चर है कि आज इंट्राडेમાં કોઈ સ્ટોક લીધો અને 5% ઘટી ગયો તો કે આપણે લોંગ ટર્મ મૂકી રાખીએ। લોંગ ટર્મ એટલે શું, અઠવાડિયું, 10 દિવસ, 15 દિવસ। हाँ, ब्रोकर जब तक पोजीशन कैरी करता है तब तक। तो व्हाट इज द राइट लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में ईपीएस की स्टोरी दिखेगी, जीडीपी की स्टोरी दिखेगी। सो व्हाट इज द नॉर्मल फॉर अ लॉन्ग टर्म? एक्चुअली ये बात सही है आपका कि आप क्या कर रहे हो वो आपको तय करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लोगों के लिए मार्केट तय कर रहा है कि वो क्या करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि मैं इन्वेस्टर है, तो क्या होता है कि लोग सब है ना यूनिटेक और जेट एयरवेज में इन्वेस्टर है, एचडीएफसी बैंक में ट्रेडर है, राइट। सो द मार्केट इज मेड देम ट्रेडर और इन्वेस्टर, वेर इज सो जो मार्केट आपके लिए निर्णय करता है ना वो आपके हक में नहीं होता है। आपको पहले पता होना चाहिए आप इन्वेस्टर है कि ट्रेडर है, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट मेरा ऐसा मानना है कि भाई जब तक आपका एक डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं आता है या जब तक आपका पैसा डबल नहीं होता है तब तक आपको निवेशित रहना चाहिए। क्योंकि रीज़न है कि भाई लोग मार्केट में आते क्यों हैं, क्योंकि लंबे अरसे में, जैसे मैं कल भी बता रहा था कि भाई जब आर्थिक व्यवस्था में इजाफा होता है तब कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, जब कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है तब उसके शेयर के दाम चलते हैं। अगर आप एक जो आर्थिक व्यवस्था का एक साइकिल होता है 3-5 साल का, कि भाई तेज़ी आती है फिर अल्टीमेटली हर चीज़ का दाम बढ़ता है, हर चीज़ का दाम बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दर बढ़ते हैं तो फिर चीज़ों की खपत घटती है और खपत घटने से फिर आर्थिक व्यवस्था मंदी में आती है। ऐसा पूरा साइकिल होता है ना, वैसे शेयर बाजार का भी साइकिल होता है। तो पूरा एक साइकिल कवर हो जाए 7 साल, 5 साल, 8 साल जो भी है, उतना तो कम से कम आपका टाइम होराइजन होना चाहिए कि भाई आप साइकिल में टॉप टू टॉप देखें या बॉटम टू बॉटम देखें, आपका पैसा बनना चाहिए। करेक्ट, राइट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कोई नियमित नहीं है। देखिए जो लोग 2020 में पैसा डाला ना, उसका अगले 18 महीने के अंदर अंदर पैसा 2-3 गुना हो गया, और जो 2021 में पैसा डाला ना उसको रिटर्न बनाने के लिए 2024-25 तक रुकना पड़ा। तो आप मार्केट के साइकिल में कहाँ पे एंटर करते हैं, आपका जब कितना पैसा बनता है वो इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म का ऐसा कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि फिर पैसा निकालने का कब, जब आपने अनुमान नहीं किया था उससे ज़्यादा जब रिटर्न बन जाता है ना आपका, तो जैसे प्रणव भाई ने बताया थोड़ा कम करो और साइड पे रखो। क्योंकि जब लोग क्या बोलते हैं मार्केट नीचे जाएगा तो पैसा देने का, तो सब लोग कुबेर थोड़ी है इधर, मार्केट नीचे जाएगा तो पैसा देगा किधर से। अगर तेजी में थोड़ा कम किया है तो ही तो मंदी में वापस आएगा। तो कैलिब्रेट करने का भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैलिब्रेट योर एक्सपोजर, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म का कोई ऐसा फिक्स डेफिनेशन नहीं है एक्चुअली। जब तक आपको पैसे का ज़रूरत नहीं है तब तक निकालो मत,
और जब तक आपका पैसा बनता नहीं है तब तक उसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब में पढ़ो मत आप. दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. सो अहमदाबाद में मैं एक इन्वेस्टर को मिला था, उसका एक लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन है. हालांकि जोक्स अपार्ट, व्हाट ही वाज डूइंग कि ईटी मनी में सेकंड लास्ट पेज पे पेनी स्टॉक्स का एक लिस्ट आता है, 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया. वो क्या करता था कि हर महीने 5,000 रुपये के स्टॉक्स ले लेता था, 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा. नाउ ही वाज सेइंग कि मैं लॉन्ग टर्म में बैठूंगा इसके लिए 5 साल 7 साल. सिंस ये एनएससी लिस्टेड कंपनी है, अगर बीमार हो गई तो कोई खरीद लेगा तो 10 पैसे वाला 1 रुपया हो जाएगा, तो मेरा पैसा 10 गुना बन गया. तो ये भी एक लॉन्ग टर्म है, बट उसको 10 साल के बाद पता चलेगा कि 10 रुपये वाला 10 पैसे वाला बंद भी हो गया. ठीक है, सी एक्चुअली क्या है कि ये लॉटरी टिकट वाला हिसाब है. लॉटरी टिकट एग्जैक्टली. हाँ, तो सी लॉटरी टिकट वाला काम करने का जरूरत एक्चुअली है नहीं. करेक्ट. क्योंकि इधर प्रॉपर गणित के साथ जब पैसा बन रहा है तो लॉटरी क्यों लेने का. करेक्ट. राइट. और गणित तो है इसमें. गणित वही है जो मैंने बोला कि भाई जब आर्थिक व्यवस्था में इजाफा होता है तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है. तो कोई चीज़ पेनी स्टॉक है क्यों? क्योंकि वो गड्ढे में गया है. वो गड्ढे में से निकलेगा कैसा, उसको निकालेगा कौन? तो आप लॉटरी टिकट ले रहे हैं. सो लॉटरी टिकट लेना मतलब सबसे ज़्यादा लॉटरी टिकट केरला में बिकता है. जो सबसे एजुकेटेड स्टेट है उधर सबसे ज़्यादा लॉटरी टिकट बिकता है. राइट. गुजरात में सबसे ज़्यादा लॉटरी टिकट नहीं बिकता है एक्चुअली. करेक्ट. सो आई डोंट थिंक दैट वी शुड बी डीलिंग इन लॉटरी टिकट्स. इट्स नॉट अ मतलब कभी कभार पैसा बन सकता है बट इट इज़ नॉट ए मतलब अगर मैं ऐसा पेनी स्टॉक्स लेके बैठेगा और मेरा अगर पैसा बनेगा तो मेरे को कोई ज़्यादा खुशी नहीं होएगा उससे. पहली बात. दूसरी बात, क्यों खुशी नहीं होएगा? क्योंकि इट्स जस्ट लक, इट्स फ्लूक. इट्स फ्लूक. एंड अगर मैं आपको बोलूँ कि चल ये प्रोसेस दोहरा के फिर से बना के दिखा, हाँ, वो नहीं बनेगा. तो नहीं बनेगा ना. करेक्ट. गणित के पीछे क्यों लगना चाहिए? इतना सारा हम 2 घंटा से चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गणित और गणित के पीछे इमोशन दोनों चीज समझना चाहिए और प्रोसेस होना चाहिए. प्रोसेस का फायदा क्या है कि जो चीज के पीछे प्रोसेस है आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हो. जो चीज के पीछे प्रोसेस है उसको आप लंबे अरसे के लिए सस्टेन कर सकते हो. जो चीज के पीछे प्रोसेस है उसमें कुछ ठीक नहीं हुआ तो आप उसको चेंज कर सकते हो, कैलिब्रेट कर सकते हो. लेकिन जो चीज़ के पीछे कोई प्रोसेस नहीं है, कोई गणित नहीं है, जो पूरा लॉटरी टिकट का कारोबार है, तो फिर उसमें आप उसका वो लंबे अरसे के लिए रिपीट करके सस्टेन करके इट कैन नॉट बी अ रेसिपी. हीरो या जीरो थी में वो. हाँ, ये सब डिस्कशन रेसिपी के लिए हो रहा है. जिस चीज़ का रेसिपी नहीं है उसका कुछ नहीं कर सकते आप. इट शुड इन्वेस्टर शुड कंप्लीटली अवॉइड इट. बट प्रोसेस आपने जो बताया कि बार बार प्रोसेस को रिपीट करने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड कॉन्फिडेंस बढ़ने से इट विल मेक यू अ बेटर इन्वेस्टर. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा, हम जो बात कर रहे हैं उसमें जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के पीछे प्रोसेस है. करेक्ट. इसका क्या मतलब है कि भाई ये रिजल्ट के पीछे प्रोसेस है, मतलब आप इसको कंटिन्यूअसली कर सकते हो, ये फ्लूक नहीं है. करेक्ट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और जो रिजल्ट प्रोसेस के साथ आता है उससे सेटिस्फैक्शन भी मिलता है. करेक्ट. करेक्ट. अदरवाइज तो इट्स अ कंप्लीट. करेक्ट. यस सर, आप कुछ बोल रहे थे. आमिर भाई, आप ये भी याद रखो, प्रोसेस आपके कंट्रोल में है, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है. करेक्ट. तो आपको जो आपके कंट्रोल में है उस पर तवज्जो देना है. परफेक्ट. और ये रही बात पेनी स्टॉक लेने की, आप उसमें 5,000 रुपये महीना लगा सकते हो, आप उसमें महीने का 50 लाख लगाओगे, 1 करोड़ लगाओगे? नहीं लगाएंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी भी होता है ना. हाँ. करेक्ट. ये तो भाई मैटर ऑफ चांस है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो इट डजंट कॉज एनी डिफरेंस. सो दिस इज नॉट इन्वेस्टिंग, वी आर डिस्कसिंग इन्वेस्टिंग. हाँ, सो फॉर रिटेल इन्वेस्टर पेनी स्टॉक्स आर कंप्लीटली रेड क्रॉस. करेक्ट. सो अभी सर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ग्लोबल शो डाउन है, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, रिसर्च एनालिस्ट भी रेकमेंड करते हैं कि इंडिया की कंजम्पशन थीम बहुत स्ट्रांग है. राइट. सो इंडिया के कंजम्पशन के ऊपर आई वुड लाइक टू हैव ओपिनियन ऑफ ऑल ऑफ यू थ्री. आई विल स्टार्ट विद आशीष सर. या सी आई थिंक दैट કન્ઝમ્પશન તો बढ़ेगा ही, क्योंकि કારણ કે તમે છે ને જેમ એક્ઝામ્પલ આપેલું કે ભાઈ જ્યારે આપણે જીડીપી કહીએ ને, सकल घरेलू उत्पाद, वी टॉक अबाउट जीडीपी ग्रोथ. सो जीडीपी जब बढ़ता है ना तो अपना नसीब अच्छा है कि लोग तो 140 करोड़ है.
लेकिन 140 करोड़ के ऊपर भी जिस रफ्तार से जीडीपी बढ़ता है ना, उस रफ्तार से पॉपुलेशन नहीं बढ़ता है। बढ़ता है, करेक्ट। और जितना जीडीपी बढ़ता है ना, वो खाली वॉल्यूम या प्राइस से नहीं बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी से भी बढ़ता है, राइट। तो थैंकफुली उससे क्या होता है कि भाई जब जीडीपी बढ़ता है तो पर कैपिटा इनकम या माथादीठ आवक और तेजी से बढ़ता है। तो पिछले 15 से 17 साल में, समझो 2008 में 2008 માથાદીઠ આવક છે ને $1,000 હતી ખાલી, અને આજની તારીખમાં જે માથાદીઠ આવક છે એ $2,800 થઈ ગઈ। અચ્છા। તો જ્યારે 15-17 વર્ષ પહેલાં $1,000ની માથાદીઠ આવક હતી ને, તો $1,000માંથી મોટા ભાગે કોઈ બી જે સાધારણ વ્યક્તિ હોય, $1,000 માથાદીઠ આવકમાંથી કોઈ સાધારણ વ્યક્તિના $800, $900, $950 તો રોટી કપડા મકાનનો ઇંતજામ કરવામાં જ નીકળી જાય। તો જ્યારે લોકોના બધા પૈસા બધું રોટી કપડા મકાનનો ઇંતજામ કરવામાં જ નીકળી જવાના હોય, તો થોડી કંઈ ઇન્શ્યોરન્સ લેવા જાય કે पिक्चर જોવા જાય, राइट। जो सर्वाइव कर रहा है मुश्किल से, उसके पास खाने खर्चने को कुछ है नहीं एक्चुअली। પણ જ્યારે માથાદીઠ આવક 1000 થી 2800 થઈ જાય ને, તો રોટી કપડા મકાનના ભાવ તો જેટલી મોંઘવારી વધે એટલા જ વધે, પણ લોકોના હાથમાં થોડા છૂટા પૈસા વધે। અને ઇન્ડિયામાં અત્યારે જે 140 કરોડ લોકો છે ને, એનો હિસાબ કેવો છે ખબર છે? બધી ચીજમાં 140 કરોડથી શરૂઆત કરવાની જરૂરત નથી, એમાં હિસાબ છે। ઉપર જે 7 કરોડ લોકો છે ને આપણે ત્યાં, 7 કરોડ લોકો એવા છે જેની માથાદીઠ આવક $15,000 છે, એટલે ચાઇના જેવી। બીજા 7 કરોડ લોકો છે ને એની પછી એની માથાદીઠ આવક $6,000 છે। પછી 42 કરોડ લોકો એવા છે જેની માથાદીઠ આવક ઓલરેડી $3,000 છે। અને પછી કંઈ 70 કરોડ લોકો એવા છે જે સર્વાઈવ કે સસ્ટેન કરે છે, કે ભાઈ જેને માટે આયુષ્માન ભારત જેવી સ્કીમો છે, કે પછી જેને માટે ગવર્મેન્ટના પૈસા છે, કે જેને માટે આપણે લોકો આપણી ફરજિયાત આપણે જે કામ કરવું જોઈએ આપણે એ લોકો માટે કરીએ છીએ આપણે। પણ ભાઈ 7 કરોડ લોકો એવા છે જેની $15,000 પર કેપિટા ઇન્કમ છે। તો 15 વર્ષ પહેલા આટલા બધા લોકો નહોતા। અને આપણે ત્યાં 6 કરોડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના રોકાણકાર છે, આખા યુકેમાં 6 કરોડ લોકો છે, કરેક્ટ। આપણે ત્યાં દર મહિને બ્રોકિંગમાં 30-40 અકાઉન્ટ ખુલે છે, આખા યુએઈમાં એટલા લોકો છે ખાલી જેટલા આપણે દર મહિને બ્રોકિંગ અકાઉન્ટ ખુલે છે, કરેક્ટ। સો માથાદીઠ આવક વધે ને એટલે બધી જાત જાતનું, એટલે એમ ઇંગ્લિશમાં એમ કહેવાય કે વેન પીપલ બીકમ રિચર, વેન પીપલ બીકમ એફ્લુએન્ટ, દે વોન્ટ ટુ લુક બેટર એન્ડ દે વોન્ટ ટુ લીવ બેટર, રાઈટ। એટલે દે વોન્ટ ટુ ઈટ બેટર ફૂડ, દે વોન્ટ ટુ વેર બેટર ક્લોથ્સ, દે વોન્ટ ટુ પ્લાન ફોર દેયર ફ્યુચર, એટલે સેવિંગ કરે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે, એટલે કન્ઝમ્પશન તો વધે જ। પણ એક ચીજ ધ્યાન રાખવાની કે જેમ જેમ લોકોની આવડત વધે ને એમ એમ આ બધું તેલ, સાબુ, શેમ્પૂ એ તો એટલું એ તો ભાઈ લિમિટ છે ને। સાબુ શેમ્પૂમાં શું થતું હોય છે કે ભાઈ પહેલાં લોકો ભલે યુનિલિવર, પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલ વાપરતા હશે, આજની તારીખમાં બધા લોકો ઇમ્પોર્ટેડ પ્રોડક્ટ, નેચરલ પ્રોડક્ટ, આયુર્વેદિક પ્રોડક્ટ, રાઈટ। એ બધું એટલે આદતો ચેન્જ થાય। બધા પહેલાં બહાર જમવા જાય તો આસપાસમાં ક્યાંક જઈને કે વડાપાવ કે ઇડલી વડા કે એવું કંઈ ખાતા હશે, આજની તારીખમાં બધાને ટાકો બેલ ને ડોમિનોઝ પિઝા અને મેનલેન્ડ ચાઇના ને એ બધામાં જવું છે, રાઈટ। પછી તમે જુઓ તો પહેલાં બધા લોકો ટુરિઝમ એટલે શું કે ભાઈ આપણે કુળદેવીના મંદિરમાં જઈએ, અભી ટુરિઝમ મતલબ કે ભાઈ સબકો જાને ગए, રાઈટ। તો 5 સ્ટાર રિઝોર્ટ થઈ ગયા, એરલાઇન થઈ ગઈ। પછી બધા લોકોને બ્રાન્ડેડ કપડાં, પહેલાં બધાના ઘરમાં સમજો એક જોડી શૂઝ હોય, હવે ટેનિસ રમવાના અલગ છે, બેડમિન્ટન રમવાના અલગ છે, અને દોડવાના અલગ છે, અને લગ્નમાં અલગ છે, ઓફિસ છે, બધા બેઝિકલી કન્ઝમ્પશન તો વધે છે અને અલગ લેવલ પર વધશે। અને કન્ઝમ્પશન ઇઝ ઓટોમોબાઈલ્સ, પછી લોકોને મોટા ઘર લેવા છે હવે, કરેક્ટ। બધાને 3 બેડરૂમ જોઈએ છે। તમે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપો, અહીંયા બહુ બધા બહેનો છે, તમને સિમ્પલ કહું, 15-20 વર્ષ પહેલાં તમે ઘરમાં રસોડું હોય ને, કિચન હોય ને, તો તમે મને કહો 20-25 વર્ષ પહેલાં જ્યારે આપણા ઘરમાં કંઈ ઇન્ટિરિયરનું વર્ક ચાલે, કામ ચાલે, અને તમે કિચન બનાવો તો ઇલેક્ટ્રિસિટીના કેટલા પ્લગ લાગે? એકે ન લાગે, કે ભાઈ ગેસ ચાલતો હોય ત્યારે ઇલેક્ટ્રિસિટી આગ લાગી શકે, બરાબર, રાઈટ, નો હોય ને। હવે કોઈ
બહેનોને પૂછો અહીંયા કે તમારા ઘરે ઇન્ટિરિયર વર્ક ચાલતું હોય ને તમારા પતિદેવ તમને પૂછ્યા વગર કંઈ ડ્રોઈંગ કર્યા વગર કિચન બનાવી નાખે તો શું થાય? કેટલા ઇલેક્ટ્રિક પોઈન્ટ લાગે આજે કિચનમાં? अवन लागे, फ्रिज कम से कम 15 पॉइंट लगता है, कम से कम 15 पॉइंट्स लगता है, राइट फ्रॉम डिश वॉशर टू टोस्टर टू अवन टू Fridge. एग्जॉस्ट में પેલી ચીમની લાગે છે. हाँ You just count toasters and microwaves and refrigerator, and people have refrigerator also some dual अलग अलग जातना, you know, right? करेक्ट. There are at least 15 electric points. That is all white goods. It is all white goods, right? So nature of consumption will change, but consumption will just go like crazy. લાઈક અત્યારે અહીંયા ત્યાં એપલ ફોન વેચાય છે તો આપણે એપલનો સ્ટોક તો યુએસમાં છે, પણ તમે આ બધું ક્રોમા ને આ બધામાં જુઓ, તમે ફિનિક્સ મોલ ને આ બધા તમે જુઓ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ જસ્ટ if you can't buy any of this consumption, then you see how much lending, Bajaj Finance and all, see how much lending they are doing. Correct? So I think consumption is always, અને consumption જે થીમ છે ને, અને તમે હેલ્થ કેરની પહેલાં વાત કરી, જ્યારે લોકોનું આવડત જ્યારે વધે ને, પહેલાં શું છે કે લોકોની જિંદગી નીકળી જતી હતી એને આજે તમે જુઓ જેટલા બી લોકો છે ને, મારા ખ્યાલથી 25-30% લોકોને થાઇરોઇડની દવા ચાલે છે. કરેક્ટ. તમને શું લાગે છે આજે થયું છે? ભાઈ પહેલાં છે ને લોકોની જિંદગી નીકળી જતી તેને ખબર જ નહોતી કે આમાં થાઇરોઇડ ઉપર છે ને નીચે છે ને આમ છે ને તેમ છે. શું છે બધા લોકોના, મારે વાઈફ છે અમે મને 3-6 મહિનામાં એકવાર છે ને પેલો આવીને લોહી લઈને જાય તો કે આપણે દર વર્ષે 2 વાર બ્લડ ટેસ્ટ કરાવવાનું. તો ભાઈ બોલો 4 शीशी લોહી લઈને જાય તો એમાંથી કંઈક તો મળે ને. पहले क्या था, ब्लड टेस्ट ही नहीं करता. क्यों? क्योंकि घर पे आने वाला नहीं है, तुम जाने वाला. लोगों को तो पता ही नहीं उसको डायबिटीज है. करेक्ट. बहुत लोग को पता ही नहीं उसका थायराइड कम ज्यादा है. तो कैसे होएगा? हवे तो यू सी हाउ मेनी पीपल आर हैविंग हाउ मेनी, कितना गोली खाता है रोज? खाने जितना वो गोली बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है. अगर तुम किसी को, मैं एक आदमी को मैं मिला તો મને કહે કે હું તો દર 6 મહિને આખું મેડિકલ ટેસ્ટ કરું. મેં કીધું એટલે શું થાય, કેવી રીતે? તો મને કહે કે પેલે આપણે હોસ્પિટલમાં પેકેજ હોય ને તો મેડિકલ ચેકઅપ કરવાનું ને. મેં કીધું આ એ ને એટલે તમે સવારે જાઓ ને પછી બપોરે તમને પેલું બધું, કે ના ના 1.5 દિવસ રહેવાનું ત્યાં. તો મેં કીધું पागल आदमी है तू. अगर किसी को तू 3 घंटा MRI मशीन के अंदर डाल के रखेगा तो कुछ तो मिलेगा ना भाई. वैसे हाँ मैं वही बोल रहा है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, लॉट ऑफ दिस मेडिकल स्पेंडिंग इज गोइंग अप बिकॉज पीपल आर डूइंग सो मच इन्वेस्टिगेशन. करेक्ट. एंड ऑल ऑफ इट डजंट नीड ट्रीटिंग. बट अरे भाई कुछ निकला तो भी तो ट्रीट करना पड़ेगा ना बॉस. करेक्ट. सो इट इज गोइंग टू गो अप, कम नहीं होएगा. फिर उसमें मेडिकल इंश्योरेंस भी आ जाएगा. बोले तेरे को क्या करने का, वो तो इंश्योरेंस दे रहा है, तो और बढ़ेगा. तो अभी ये कंजम्पशन और हेल्थ केयर ये कम नहीं होने वाला है. और कंजम्पशन और हेल्थ केयर 2 ही ऐसा इंडेक्स है जो 20 साल से निफ्टी और निफ्टी 500 को बीट कर रहा है. करेक्ट. और उसका वॉलेटिलिटी निफ्टी और निफ्टी 500 से कम है. बाकी भी बहुत चीज़ निफ्टी को बीट करता है लेकिन बहुत वॉलेटिलिटी होता है. ये 2 चीज़ ऐसा है जो निफ्टी को बीट भी करता है और वॉलेटिलिटी भी कम होता है. हाँ, कंजम्पशन का मैंने रिटर्न्स देखा, 5 इयर्स का CAGR 18.7% है. बट फ्लक्चुएशन निफ्टी से कम है. कम है. हाँ एग्जैक्टली. आनंद वाले बच्चे हो सकता है बड़ौदा में जाएं, अहमदाबाद जाएं, मुंबई जाएं. मुंबई वाले बच्चे कहीं और जाएं, बाहर जाएं. तो ये तो रिपीट. ओके ओके. सो नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग. सर एक लास्ट क्वेश्चन आशीष सर आपसे है जो मैं जब से इन्होंने बताया ना तब से सुनना चाहता हूँ. एक फिनाले कैलकुलेशन आप निफ्टी का बताते हैं कि 2026 एंड तक एंड 2030 एंड तक मैथमेटिकली व्हाट निफ्टी यू आर सीइंग. उसका पैसा लगेगा भाई. नहीं सॉरी, आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? क्वेश्चन ऐसा है कि आप 2026 एंड तक या 30 तक. સી આઈ જસ્ટ એટલે દાખલા તરીકે છે ને, દાખલા તરીકે આપણે એમ જ 5 વર્ષનું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. 2031 સમજો, મેં સમજો, રાઈટ.
તો સી જનરલ અને આ પહેલાં મેં શું કામ વાત ક્યાંથી આવેલી તમને કહું, કારણ કે છે ને ઘણીવાર તમે ટીવી જોતા હો કે ઘણીવાર તમે છાપામાં વાંચતા હો ને તો કોઈક ને કોઈક મોટા દિગ્ગજ માણસ આવે ને એમ કે ये 2030 तक सेंसेक्स 2 लाख हो जाएगा એટલે બધા કે ઓહો કમાલ, કેવી રીતે હેડલાઇન થઈ જાય કે 2 લાખ થઈ જશે ને 2040માં 50 લાખ થઈ, આ બધી વાતો થાય ને. સી બેઝિકલી એ છે ને બહુ સિમ્પલ ગણિત હોય છે, એમાં કોઈ બહુ સાયન્સ નથી, ગણિત છે ખાલી, રાઈટ. કેવી રીતે તમને કહું, જો આજની તારીખમાં આપણે જે આપણી જીડીપી છે, આર્થિક વ્યવસ્થા આપણે જીડીપી કહીએ, એન્યુઅલ આઉટપુટ છે ને આપણું લગભગ 4 ટ્રિલિયન કહીએ ને, એટલે મોટા મોટી તમે એમ ગણો 350 લાખ કરોડ જેવું થાય. હવે છેલ્લા 32 વર્ષથી એનું જે જીડીપી ગ્રોથ છે ને, નોમિનલ જીડીપી ગ્રોથ, એ લગભગ 12% જેવું છે. હમણાં છેલ્લા થોડા સમયથી 8%, 9%, ક્યારેક 10%, વચ્ચે કોવિડની પછી બાઉન્સ બી થયેલું. એટલે તમે છે ને 32 વર્ષથી 12% ગ્રોથ છે, પણ ત્યારે મોંઘવારી બહુ વધુ હતી. એટલે હવે મોંઘવારી ઓછી થશે એટલે તમે છે ને 12% નહીં ગણો, તમે એમ ગણો કે જીડીપી ગ્રોથ 7% અને મોંઘવારી 3 થી 4%. તમે 12% લેખે નહીં ગણો, 10 થી 11% લેખે નોમિનલ જીડીપી ગ્રોથ ગણો. એટલે તમે એમ ગણો કે ભાઈ ચલો 6 વર્ષમાં 12% બી લ્યો 1 મિનિટ માટે, 6 વર્ષમાં ડબલ થાય. તો 6 વર્ષમાં ડબલ થાય ને તો 350 લાખ કરોડનું આપણું જે એન્યુઅલ આઉટપુટ છે ને એ લગભગ 700 લાખ કરોડ જેવું થાય. 700 લાખ કરોડ. હવે આજની તારીખમાં જે જીડીપી છે ને આપણું એ 350 લાખ કરોડમાંથી 5 થી 6% લેખે કંપનીઓનો પ્રોફિટ થતો હોય છે. એટલે કોર્પોરેટ પ્રોફિટ છે ને, આખી યુનિવર્સ જે કોર્પોરેટ યુનિવર્સ છે એનું પ્રોફિટ તમે ગણો ને તો લગભગ મારા ખ્યાલથી 350 લાખ કરોડમાં 6% એટલે 18 લાખ કરોડ જેવું હશે. 18 થી 20 લાખ કરોડ. અને 18 થી 20 લાખ કરોડને જ્યારે તમે 22-23 ટાઈમ મલ્ટીપ્લાય કરો પછી તમને એક લગભગ માર્કેટ કેપ જેવું મળે, કરેક્ટ. અને માર્કેટ કેપ તમે જુઓ તો લગભગ 400 લાખ કરોડથી 450 લાખ કરોડ જેવું માર્કેટ કેપ છે આપણું. પરફેક્ટ. હા, એ જે માર્કેટ કેપ છે સમજો 400-450 લાખ કરોડ જેવું માર્કેટ કેપ છે. 450 લાખ કરોડ માર્કેટ કેપ જ્યારે છે ને ત્યારે 25,000 નિફ્ટી છે. હવે બધું ગણિત પાછું કરો તમે કે 350 લાખ કરોડની જે જીડીપી છે એ 700 લાખ કરોડ થઈ જાય. પછી 700 લાખ કરોડનું જીડીપી છે તો કોર્પોરેટ પ્રોફિટ કેટલો આવવો જોઈએ? આજની તારીખમાં 5.5% છે. ઇન્ડિયામાં ખરાબમાં ખરાબ સમયે કોર્પોરેટ પ્રોફિટ છે ને જીડીપીનો 2% હતું. અને સારામાં સારા સમયે કોર્પોરેટ પ્રોફિટ છે ને એ જીડીપીનું 8% હતું, 7.7 હતું, એટલે સમજો 8% હતું. આવતા 5 વર્ષમાં કોર્પોરેટ પ્રોફિટ ટુ જીડીપી આપણે 5% લેવાનું, 8% લેવાનું, 3% લેવાનું, કેટલું લેવાનું? અમેરિકામાં 12 થી 13% કોર્પોરેટ પ્રોફિટ ટુ જીડીપી છે, પણ અમેરિકાની કંપનીઓ ગ્લોબલ છે એટલે એનું કમ્પેરિઝન આપણે લેવાય નહીં. તો હવે આપણે અહીંયા પૂછીએ કે કોર્પોરેટ પ્રોફિટ ટુ જીડીપી કિतना लेने का? 6%. 6%. તો 700 લાખ કરોડમાં 6% તમે ગણો એટલે 42 કરોડ રૂપિયા કોર્પોરેટ પ્રોફિટ. 42 લાખ કરોડ રૂપિયા કોર્પોરેટ પ્રોફિટ પર 22 ટાઈમ જો પી મલ્ટિપલ તમે ટ્રેલિંગ પી 22 ટાઈમ મલ્ટીપ્લાય કરો. આપણું ટ્રેલિંગ પી છે 20 બી છે, 22 બી છે, 25 બી છે. કેટલું લેવાનું? 22 લેવાનું. કેટલું લેવાનું? તો 42 લાખ કરોડ પ્રોફિટ થાય અને 22 વાર કે 23 વાર કે જે બી તમે ટ્રેલિંગ પી મલ્ટીપ્લાય કરો ને એટલે લગભગ 850 થી 850 લાખ કરોડનું માર્કેટ કેપ થાય. કરેક્ટ. તો 5 વર્ષ પછીની આપણે કે 6 વર્ષની વાત કરી ને આપણે, 2026 તો પત્યું નથી એટલે 6 વર્ષ એટલે 2031. તો 850 લાખ કરોડનું જ્યારે માર્કેટ કેપ થાય હા તો ભાઈ 400 લાખ કરોડના માર્કેટ કેપમાં નિફ્ટી 25,000 છે. ઓકે. તો 850 લાખ કરોડના માર્કેટ કેપ સુધીમાં નિફ્ટી કેટલું થવું જોઈએ? 50,000 થવું જોઈએ. 51-55,000 જેવું થવું જોઈએ ને. કરેક્ટ. તો 6 વર્ષની બદલે 12 વર્ષનું કેલ્ક્યુલેશન કરો તો કહેવાય ને નિફ્ટી 1.25 લાખ हो जाएगा. तो આપણે એમ કહીએ કે 2035 में निफ्टी 1 लाख पार कर देगा. तो लोगों को लगे ओ माय गॉड क्या बात कर रहा है. अरे वैसा ही होता है, उसमें कुछ गणित नहीं है. सो यू शुड. અને પણ આમાં 2-3 ચીજો છે. જો કોર્પોરેટ પ્રોફિટ ટુ જીડીપી 6%ની બદલે 7% થઈ ગયું ને તો પેલું 42 લાખ કરોડ છે ને એ 50 લાખ કરોડ થઈ જશે. તો 42 લાખ કરોડ એટલે 6% કોર્પોરેટ પ્રોફિટ ટુ જીડીપી ગણવાની બદલે 7% કોર્પોરેટ પ્રોફિટ ટુ જીડીપી ગણો ને
તો પ્રોફિટ 42 ને બદલે 50 લાખ થશે, પછી 50 લાખ આવી ગયો. અને ટ્રેલિંગ પી સમજો તેજી હોય તો 25 ટાઈમ આવે, 22 ટાઈમ નહીં આવે. करेक्ट. એટલે પી મલ્ટિપલ 22 ને બદલે 25 કરી નાખો તમે, તો 25 મલ્ટીપ્લાય બાય 50 લાખ કરો તો કે क्या वो चाहिए? ક્યાં મતલબ કેટલું થઈ જશે? 50 મલ્ટીપ્લાય બાય 25 એટલે 1250 लाख करोड़. अभी 4 लाख करोड़ में निफ्टी 400 लाख करोड़ में निफ्टी 25,000 है. 400 लाख करोड़ में निफ्टी 25,000 है, तो 1250 लाख करोड़ में निफ्टी 75,000 पार कर देगा. 3 टाइम्स हो जाएगा. करेक्ट. करेक्ट. सो इट कैन बी एनीवेयर इन 6 years. निफ्टी कैन बी एनीवेयर बिटवीन 50,000 55,000 अप टू 75,000. 75,000. परफेक्ट परफेक्ट सर. सो ये बात पे ना वन बरी तो बॉल फ्रॉम मी इन मधुबन. ठीक है सर. तो थैंक यू सर. एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर दिस आंसर. मुझे सर ने बहुत बताया था कि वो एक फिनाले क्वेश्चन रखो, क्योंकि सर वो इसमें बहुत मजा कराते हैं. हाँ, बिकॉज दैट इज द मैथ्स, दैट इज हाउ इट इज वर्क. एग्जैक्टली मैथ्स. परफेक्ट. 2012 में है ना ये गणित पूरा किया था. तो 2012 में मैंने एक जगह पे प्रेजेंटेशन किया था कि निफ्टी विल बी सेंसेक्स. मतलब जितना सेंसेक्स है निफ्टी उतना हो जाएगा. हाँ, तो Correct. तभी है ना सेंसेक्स 25,000 था, निफ्टी 6,000 था. करेक्ट. तो 2000 प्रेजेंटेशन कर दिया था कि निफ्टी सेंसेक्स जितना हो जाएगा. तो हो गया. करेक्ट. अभी भी कैसा होगा? या वंडरफुल आंसर सर. सो नाउ आई एम मूविंग टू रैपिड फायर राउंड. आई विल आस्क क्वेश्चन टू ईच ऑफ यू. ठीक है, वन वर्ड आंसर आपको देना है. ठीक है. समीर सर, इन्वेस्टर इमोशन यू सी मोस्ट, फोमो, पैनिक और पेशेंस? फोमो. फोमो. ओके. आशीष सर, बिगेस्ट पोर्टफोलियो मिस्टेक इन्वेस्टर्स मेक, ओवर ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर डाइवर्सिफिकेशन? ओवर ट्रेडिंग. ओवर ट्रेडिंग. प्रणव भाई, इन्फ्लुएंसर्स, is it an education, entertainment or noise? Noise. Okay. One word advice to investor for 2026: stay invested, stay calm or stay selective? Stay selective. You can see all of three also, huh, sir? Okay. Stay selective. One indicator. Earlier two are prerequisites. उस पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. option ही खाली नहीं है. ये बोलने का, फुल स्टॉप. आशीष सर, one indicator you never ignore to look at? लोगों का हाव भाव, लोगों उनका का हाव- मूड, लोगों का मूड. Mood. Okay. Valuation comfort or a business quality, Pranav भाई? दोनों. What comes first? दोनों. Okay. Sameer sir, one India theme you think it is misunderstood? Power. Power. हाँ, power हमने देखा. One sector you track even when you don't invest? माई सेक्टर. हाँ, आप कैपिटल मार्केट तो लिस्टेड सेक्टर है ना. आप अपने आप में एक संस्था ही हो सर. One book every investor should read. Answer can be from any, all of three also. One book. प्रणव भाई. Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad. Perfect, sir. હમણાં નામ યાદ નથી, પણ કોઈ બી બિહેવિયરની બુક હોય ને, સાયકોલોજી કે બિહેવિયરની બુક એ વાંચવાની. So एक book मैं हमारा complete करी है. That is Morgan Housel, Same as Ever. It's a wonderful book. Yes sir. I think I'll recommend Common Stocks, Uncommon Profits. Profits. Perfect. Perfect. Phil Fisher. Thank you. Philip Fisher. Favorite market phrase you dislike? માર્કેટ ફ્રેઝ. Quote, phrase you dislike? પેશન્સ રખો ને એવું બધું હોય ને, हाँ. આઈ એમ નોટ અ બિગ ફેન ઓફ. ઇટ્સ ક્લિશેડ બેસિકલી. Okay. Most underappreciated skill for investors? Patience. Patience. नहीं, मेरे को, मैं इसलिए नहीं बोला. आई वॉज बेसिकली ट्राइंग टू से કે ઘણી વાર છે ને, શું હું તમને સમજાવું, ઘણી વાર લોકો છે ને પ્રીચ કરે, પ્રીચ તમારે આમ કરવું જોઈએ, આમ નહીં કરવું જોઈએ, આમ કેમ કરો. પ્રીચિંગ નહીં કરવું જોઈએ. દેટ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ, રાઈટ? લાઈક, અને પ્રીચિંગ કરવાથી શું થતું હોય છે કે ભાઈ, यू नो, भाई क्या करने से क्या होगा, किस माहौल में क्या हो रहा है, सबको कॉन्टेक्स्ट, पर्सपेक्टिव सब समझना बहुत ज़रूरी है. हम लोग के इंडस्ट्री में, जैसे आपने इन्फ्लुएंसर का, आपको पता है इन्फ्लुएंसर इतना सक्सेसफुल क्यों है? वो भले वो लोग, लाइक आई एग्री विद प्रणव भाई कि वो नॉइज़ है, डिस्ट्रैक्शन है. आधे टाइम तो वो लोग काफ़ी चीज़ें बोलते हैं जो किसका कोई सिर पैर नहीं है, गलत सेंसेशनलाइज करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, वो सब बराबर है.
लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंसर सक्सेसफुल क्यों है मालूम है? क्योंकि वो लोग सिंपल, रिलेटेबल, हाँ आज का हॉट टॉपिक क्या है, लोगों को क्या जानना है, उसके बारे में बात करते हैं. हम लोग सब लोग ठीक से हाँ तो इन्फ्लुएंसर का जरूरत नहीं है. नहीं है, करेक्ट. अभी इन्फ्लुएंसर सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि सब एकदम ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बात कर प्रॉब्लम है. कैलकुलेशन पूछते हैं. हाँ, प्रीचिंग नहीं करने का बेसिकली. Ah, correct. Okay, so with this, I conclude this session. I think wonderful. If I can summarize this session, India is very less exports to global turmoil which is going on. तो जो tariffs चल रहे हैं, tariffs में भी इंडिया को हाँ नुकसान तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो जो 20% ही है, सो इंडिया को इम्पैक्ट कम हो सकता है. कंजम्पशन का इन तीनों ने हमको बताया कि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग है, अर्बनाइजेशन उसको सपोर्ट कर रहा है, एंड इन्वेस्टर्स शुड ऑलवेज थिंक कि अभी जो दिख रहा है वही भगवान है, वही भाव है. इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन कैश, मार्केट अच्छा दिख रहा है, अगर आपका ब्रोकर आपको अच्छी रिसर्च दे सकता है तो आप हमेशा इन्वेस्ट करिए. विद दैट आई हैव वन लास्ट कोट टू टेल यू. अगर मैंने आपको बोर किया हो तो आई एम रियली सॉरी, बट शोर की महफिल में जो बहका खामोशी का मतलब भूल गया. शोर की महफिल में जो बहका खामोशी का मतलब भूल गया. बाजार ने कुछ कहा ही नहीं पर जज्बात सब कुछ बोल दिया. So with that, thank you very much. Over to Anchor. Thank you.